बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि इस टाइम बेटा फिनिशिंग टेस्ट सीरीज जो चल रहा है आपका, तो उसमें बेटा हमने परसों के लेक्चर में रिप्रोडक्शन बेटा पूरी तरह से डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में बेटा जिस चैप्टर को अब हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 12th पार्ट का है एज प्रॉमिस, तो दैट इज बेटा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो देखिए बेटा, आज के लेक्चर में मैंने कुल मिला के बेटा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 70 क्वेश्चंस बेटा सिलेक्ट किए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बेटा सिलेक्ट हुए हैं। टेक्स्ट बुक से बेटा एक एक लाइन से बेटा क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जैसे बेटा आपने परसों के लेक्चर में देखा जो आपको रिप्रोडक्शन पे बेटा दिया गया था। तो उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे कि जो नीट 2023 है उसके पेपर में बेटा इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो बेटा इसमें कुल मिला के आपको बेटा 7 से 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस है, क्योंकि बेटा जो हम ट्रेंड देख रहे हैं तो ट्रेंड यही कहती है कि लगभग बेटा इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। मगर एक चीज बेटा मैं जाते जाते पहले यहां पे आपको बोलूंगा, जो ही मैं आगे बढ़ूंगा, कि जो बेटा जेनेटिक्स है उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो क्वेश्चंस है वो बेटा मैंने यहां डिस्कस नहीं करने हैं, वो मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में बेटा पढ़वाऊंगा। तो इसलिए बेटा यहां पे 2 टॉपिक्स के बजाय सारा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो है वो हमने बेटा डिस्कस किया है। तो सबसे पहले बेटा अब हम यहां पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जेनेटिक्स पार्ट से एज यूजुअल बेटा स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स यहां पर है। एक्स क्रोमोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय हैनकिंग। इस पे बेटा नजर रखिएगा कि पहली बार बेटा एक्स क्रोमोसोम जो है उसका कंसेप्ट जो है वो एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था हैनकिंग। उसके बाद बेटा इन ह्यूमन बींग्स, तो बेटा कोई ये ऑप्शन कहता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो हैनकिंग ने ह्यूमन बींग्स में डिस्कवर किया। नहीं बेटा, हैनकिंग ने ह्यूमन बींग्स में इस एक्स क्रोमोसोम को नहीं डिस्कवर किया, उसने बेटा इसको डिस्कवर किया इंसेक्ट्स में। तो इसीलिए बेटा पहला ही ऑप्शन जो है गलत है, तो पहला ही ऑप्शन यहां पे गलत है। उसके बाद बेटा अब लाजमी है कि जितने भी अब उसके बाद ऑप्शंस है वो सारे के सारे बेटा ट्रू होंगे, और पढ़ेंगे बेटा इससे आपका थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। XX-X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ग्रास होपर। तो याद रखिएगा बेटा जो ग्रास होपर होता है उसमें फीमेल्स में बेटा 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम। पर जब सेक्स क्रोमोसोम की ओर हम आते हैं वहां पे जो बेटा फीमेल्स होती है, फीमेल्स के पास बेटा 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के पास खाली एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज एक्स। सो दूसरा कॉम्प्लीमेंट सेक्स क्रोमोसोम बेटा मेल ग्रॉस होपर में नहीं होता है। तो ये बेटा पॉइंट ठीक है। तो चलिए देखेंगे XX-X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ग्रास होपर इन विच मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम, वायर एज फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये बेटा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बेटा अगला XX-XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन मैमल्स एंड ड्रोसोफिला। तो याद रखिएगा बेटा जब हम मैमल्स में आते हैं तो मैमल्स में जो फीमेल्स होती है XX होती है और जो मेल्स होते हैं बेटा वो XY होते हैं, हेटेरोगेमेटिक होते हैं। और इसी तरह बेटा अगर हम एक इंसेक्ट को देखेंगे, नाम है बेटा उसका ड्रोसोफिला, बहुत ही मशहूर इंसेक्ट है। जेनेटिक्स की दुनिया में बेटा इस इंसेक्ट को, फ्रूट फ्लाई को इज्जत की नजर से देखा जाता है। इसमें भी बेटा हमारी तरह सेक्स होता है, फीमेल्स में XX और मेल्स में XY। उसके बाद बेटा ZW-ZZ टाइप of sex determination is found in birds where females are heterogametic। उल्टा जब आप बेटा बर्ड्स में आएंगे वहां पे जो फीमेल्स होती है वो हेटेरोगेमेटिक होते हैं, उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ZW, जबकि ह्यूमन बींग्स में मेल्स बेटा हेटेरोगेमेटिक होते हैं XY। यहां पे बर्ड्स में फीमेल्स हेटेरोगेमेटिक होते हैं और मेल्स क्या होते हैं बेटा होमोगेमेटिक। सो इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन उल्टा है, हम में फीमेल्स होमोगेमेटिक और मेल्स हेटेरोगेमेटिक, बर्ड्स में बेटा फीमेल्स हेटेरोगेमेटिक, मेल्स होमोगेमेटिक। क्यों? लंबी कहानी है बेटा, उसमें यहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले ही क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा दैट इज 1।
तो चले बेटा आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक भी बेटा मेहरबानी करके साथ साथ रखिएगा, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक बेटा सामने रखेंगे, पेज बेटा चेंज करते जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स भी आपको बेटा हर किसी पेज से निकल के आएंगे। एक एक पेज को बेटा पलटिए और एक एक ऑब्जेक्टिव बेटा आपको दो दो तीन तीन ऑब्जेक्टिव पेज में मिलेंगे। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल ग्रास होपर कंटेन्स 24 क्रोमोसोम्स। जनरल क्वेश्चन है। सो मेरे पास बेटा अब यहां पे एक फीमेल ग्रास होपर है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि जो फीमेल ग्रास होपर है उसके पास 24 क्रोमोसोम्स है। तो पहले आप देखिएगा कहीं पेयर तो नहीं लिखा है एग्जामिनर ने, मगर यहां पर बेटा मैंने पेयर नहीं लिखा है, यहां पे मैंने सीधे बेटा लिखा है 24 क्रोमोसोम्स जो है वो फीमेल में होते हैं ग्रास होपर में। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन मेल ग्रास होपर। बोलिए जी जो मेल ग्रास होपर है उसमें कितना क्रोमोसोम नंबर होगा। देखिए बेटा अभी मैंने कहा कि चाहे मेल ग्रास होपर हो या फीमेल ग्रास होपर हो, ऑटोसोमल क्रोमोसोम इन दोनों में बराबर है। सो दैट मीन्स कि बेटा अगर हम फीमेल ग्रास होपर में देखेंगे ऑटोसोम क्रोमोसोम जो है वो 22 है और शब्द बेटा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX है। पर जब आप मेल ग्रास होपर में आएंगे वहां पे बेटा ऑटोसोमल क्रोमोसोम बराबर फीमेल के ही जैसे होंगे, मगर सेक्स क्रोमोसोम जो होगा बेटा खाली एक ही होगा। सो दैट मीन्स कि बेटा ये फीमेल ग्रास होपर का बेटा जीनोटाइप है, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, और ये मेल ग्रास होपर का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे मेल ग्रास होपर में एक क्रोमोसोम क्या है कम, सीधे आएगा ना आंसर 24 - 1 इज इक्वल टू 23। सो मेल ग्रास होपर के पास बेटा आपको 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे बजाय 24 के, तो आंसर इज 3। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा अब आपका अभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन पे ही चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा जेनेटिक्स में, ज़ूलॉजी में पहले सेक्स डिटर्मिनेशन है और उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। बस यही तो दो, और पेडिग्री, यही तो बेटा 2-3 टॉपिक्स आपके बेटा जेनेटिक्स में है। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर के आगाज में ही कहा कि बेटा जब हम बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करेंगे उसी में बेटा उसको देख लेंगे। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट कीजिएगा। 5 स्टेटमेंट्स आपके पास, या 4 स्टेटमेंट्स है या 6 स्टेटमेंट्स है, तो 6 स्टेटमेंट्स में देखिएगा कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इन हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए बेटा यहां पे हनी बी का कुछ क्वेश्चंस बेटा या कुछ टॉपिक्स जो है वो यहां पे लाए गए हैं, इसलिए बेटा यहां पे थोड़ा बहुत ख्याल कीजिएगा। देखिए बेटा यहां पे मैं मिनट के लिए पहले आपको सिखाऊंगा कि जो हनी बी है इसमें बेटा आपको एक अजीबोगरीब किस्सा दिखेगा। यहां पे हनी बी में जब आप देखेंगे इनके जो मेल्स होते हैं बेटा उनको हम ड्रोन्स कहते हैं, और जो ड्रोन्स होते हैं बेटा ये हैप्लॉइड होते हैं। और उसके बाद बेटा जब आप हनी बी की फीमेल्स को देखोगे, फीमेल्स जो है या तो ये क्वीन होगी, क्योंकि क्वीन जो है बेटा वो फर्टाइल होती है, और या तो ये फीमेल बेटा वर्कर्स होंगे। तो एट दैट टाइम बेटा जो वर्कर्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। मगर बेटा जरा गौर से देखिएगा, चाहे अब बेटा क्वीन हो या वर्कर्स हो, ये दोनों के दोनों बेटा डिप्लॉयड होते हैं। दैट मींस कि बेटा जब हम हनी बी में जाते हैं, वहां पे जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की ओर चले जाते हैं, वहां पर जो मेल्स होते हैं वो बेटा हैप्लॉयड होते हैं, और जो फीमेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है। इसीलिए बेटा कभी कभी हम इस सेक्स डिटर्मिनेशन को हैप्लो डिप्लॉयडी सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे जो मेल होता है, अब ये बेटा हैप्लॉइड है, इसके पास बेटा कुल मिला के खाली 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो फीमेल्स होती है डिप्लॉइड है तो इनमें बेटा 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये किस किस्म की सेक्स डिटर्मिनेशन है जहां पे मेल्स जो है वो हैप्लॉइड है और फीमेल जो है वो डिप्लॉइड है। इसी को तो बेटा हम कहते हैं हैप्लो डिप्लॉयडी सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हमें हनी बी में मिलती है बेटा। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये क्यों हैप्लॉइड, ये कैसे हैप्लॉइड होते हैं और ये क्यों डिप्लॉयड होते हैं।
देखिए बेटा होता क्या है, जो ये फीमेल्स है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए आते हैं। सो दैट मींस कि बेटा जब एक क्वीन फीमेल जो है मेट करती है ड्रोन के साथ, तो वहां पर बेटा जो स्पर्म एग के साथ मिलेगा, फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो जब डेवलप होते हैं तो हमेशा बेटा फीमेल्स ही होती है। इसीलिए बेटा फीमेल सेक्सुअल प्रोडक्शन के प्रोडक्ट से बनती है। सो इसीलिए फीमेल्स डिप्लॉयड होती है, क्योंकि ड्रोन से स्पर्म हैप्लॉयड आती है, फीमेल से बेटा ओवम हैप्लॉयड आता है, हैप्लॉयड स्पर्म हैप्लॉयड ओवम मिला तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। और याद रखिएगा बेटा हनी बी में जब भी जाइगोट बनता है, हमेशा ये जाइगोट जो है जब ये डेवलप होता है तो ये फीमेल हनी बी बनता है। मगर बेटा उसके बाद जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जो हनी बी क्वीन हनी बी प्रोड्यूस करती है, अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये एग अनफर्टिलाइज्ड है, ये जाया नहीं होता है, ये पार्थिनोजेनेसिस के जरिए बेटा अब डेवलप होता है इनटू मेल एंड सच मेल्स आर कॉल्ड एज ड्रोन्स। इसलिए बेटा ड्रोन्स जो होते हैं बेटा वो हमेशा आपको हैप्लॉयड मिलेंगे, क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस से जनरेट होते हैं। तो इसीलिए बेटा हमने क्या गलत कहा, पहला ही पॉइंट आपका जो मैंने वहां पे बोला था कि जो बेटा हनी बी है, हनी बी में हमें पता है कि वहां पे क्रोमोसोम या सेक्स जो है वो डिसाइड करता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि फीमेल्स बेटा डिप्लॉयड है और मेल्स जो है वो हैप्लॉयड है। तो वापस बेटा हम क्वेश्चन की ओर रुजू करेंगे। इन हनी बी सेक्स डिटरमिनेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। 100% correct, because males are haploid and females are diploid. Males are formed from parthenogenesis, while as females directly develop from sexual production due to fusion of gametes. उसके बाद male fruit fly is heterogametic. ये भी ठीक है। मैंने अभी आपको कहा कि जो ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई है उसमें फीमेल्स XX और मेल्स XY। सो दैट मींस मेल दो किस्म की स्पर्म बनाएगा, एक स्पर्म में 50% स्पर्म्स में X क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम आएगा और 50% स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम आएगा सेक्स क्रोमोसोम। तो स्पर्म्स बेटा 2 टाइप्स ऑफ बनती है, इसलिए बेटा मेल्स क्या हेटेरोगेमेटिक। In male grasshopper 50% of sperms have no sex chromosome। 110% करेक्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जो बेटा मेल ग्रासहोपर होता है X0 होता है तो 50% स्पर्म्स में X क्रोमोसोम आएगा और 50% स्पर्म्स में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा। तो ये पॉइंट भी बराबर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर आइएगा। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन द एग। अब जरा गौर से देखिएगा, अभी आपने देखा कि जो बेटा बर्ड्स होते हैं उनमें फीमेल्स क्या होती है ZW और मेल्स क्या होते हैं बेटा ZZ। सो दैट मींस कि बेटा यहां पे सेक्स जो है वो ताई बेटा मेल की स्पर्म नहीं करती है, क्योंकि मेल में बेटा होमोगेमिटी है और फीमेल में हेटेरोगेमिटी है। सो यहां पे बेटा फीमेल का ओवम तय कर देता है कि जो ये जाइगोट है क्या ये मेल बर्ड बनेगा कि फीमेल बर्ड बनेगा, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में मेल की स्पर्म तय करती है कि जो ये बच्चा है क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। तो इसलिए बेटा जो चौथा ऑप्शन है वो इंतहाई गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद ह्यूमन मेल्स है वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन द अदर। यस बेटा ये भी ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं तो देखिए बेटा ह्यूमन बीइंग्स में आपको पता है कि सेक्स क्रोमोसोम XY है और जो ये बेटा X क्रोमोसोम होता है ये लंबा होता है और इसमें बेटा लगभग 1600 जीन्स होते हैं और जो Y क्रोमोसोम होता है वो छोटा होता है और उस पर टेक्स्ट बुक में भी आपको लिखा है उसमें लगभग 231 जीन्स होते हैं। इससे बेटा मेल में जब हम सेक्स क्रोमोसोम देखते हैं X क्रोमोसोम लंबा होता है और Y क्रोमोसोम छोटा होता है। X क्रोमोसोम पे 1600 जीन्स होते हैं, Y क्रोमोसोम पे महज बेटा 231 जीन। इससे बेटा फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर अ मेल और फीमेल चाइल्ड। ये भी बेटा स्टेटमेंट ठीक, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि ह्यूमन बीइंग्स में बेटा स्पर्म ही तय कर देती है क्या ये मेल बनेगा कि फीमेल। क्यों? क्योंकि मेल ह्यूमन बीइंग्स में 50% स्पर्म्स विद X क्रोमोसोम बनाता है जिनको हम गाइनोस्पर्म्स कहते हैं और 50% स्पर्म्स बेटा विद Y क्रोमोसोम बनाता है जिनको हम एंड्रोस्पर्म्स कहते हैं। स्पर्म ही अब तय करेगी, क्योंकि ओवम जो है वो बेटा होमोगेमेटिक है, 22X लेकर चलता है। अब स्पर्म ही तय करेगी कि क्या वो बेटा 22X ओवम से अगर 22X स्पर्म
स्पर्म मिलेगी तो ये जाइगोट फीमेल बनाएगा, और अगर बेटा 22X ओवम से 22Y स्पर्म मिलेगी तो ये जाइगोट बेटा जरूरी फ्यूचर में मेल बनाएगा। सो दैट मींस कि बेटा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो चले बेटा देखिए कितनी करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें है, 1 2 3 4 5। तो आंसर पहला ही आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 5 स्टेटमेंट्स बेटा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी तरह से बेटा यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चंस बेटा ब्रेन टीजिंग क्वेश्चंस है, थोड़ा बहुत ब्रेन टीजर्स है, प्लीज बेटा ब्रेन टीजर्स क्वेश्चंस पे बहुत पैनी नजर, जरा गौर से बेटा अब यहां पर देखिएगा। यहां पे मैंने लिखा है आइडेंटिफाई ए, ये ए है, फिर उसके बाद बेटा मैं लिखता हूं आइडेंटिफाई सी, ये है आइडेंटिफाई ए, आइडेंटिफाई बी, आइडेंटिफाई सी एंड आइडेंटिफाई डी इन हनी बी। देखिए बेटा गौर से अब यहां पर देखिएगा, ये हनी बी की फीमेल है। अभी का लेक्चर बेटा अच्छी तरह से याद रखिएगा, मैंने कहा था कि जो फीमेल है वो डिप्लॉयड है, और यहां से अगर आप मेल को देखेंगे, मैंने अभी आपको कहा था वो हैप्लॉयड है, और यह भी कहा गया था कि फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स है, और यह भी कहा गया था कि मेल में 16 क्रोमोसोम्स है। इसको बेटा नीट के लिए याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर को हनी बी में नीट के लिए बेटा याद रखिएगा। उसके बाद बेटा अब जरा गौर से देखिएगा, इस फीमेल को गेमीट्स बनाने हैं, और जो गेमीट्स है बेटा अब ये सी है, सो सी इज द गेमीट, और देखना है सी में कितने क्रोमोसोम्स है। ए जो यहां पर है बेटा, दिस इज मियोसिस, क्योंकि बेटा अगर आप गौर से देखेंगे कि जब भी सेक्सुअल प्रोडक्शन में गेमीट्स बनते हैं, oogenesis होता है, वहां पे बेटा मियोसिस होता है। तो ए कुछ नहीं है बेटा, वो मियोसिस है, और मियोसिस से अब जब गेमीट बनेगा तो सी बेटा क्रोमोसोम नंबर होगा, क्योंकि यहां पे बेटा क्रोमोसोम नंबर के बारे में कहा गया होगा, तो लॉजिक्स कहते हैं C16 होगा ना। क्यों? क्योंकि बेटा मियोसिस के बाद डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जब गेमीट्स बनाते हैं तो वहां पर बेटा हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम गेमीट्स में आता है। तो इसलिए बेटा यहां पे फीमेल में ए मियोसिस है, सी क्या है बेटा 16 क्रोमोसोम्स। उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे ये मेल में बी यहां पे क्या है। बेटा जरा गौर से देखिएगा, यहां पे अब आप लगेगा कि जो मेल है इसको भी स्पर्म्स बनानी है, स्पर्म्स के लिए मियोसिस करेगा। अगर मियोसिस करेगा तो यहां पे हैप्लॉयड सेट ऑलरेडी है, तो कैसे बेटा हैप्लॉयड सेल का मियोसिस हो जाएगा इस स्टेट में? तो इसीलिए बेटा यहां पर मियोसिस नहीं होता है, यहां पे बेटा माइटोसिस होता है। तो याद रखिएगा बेटा, जब ड्रोन स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं उनके स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस कहीं होता नहीं है, उनके स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा माइटोसिस होता है। इसलिए क्रोमोसोम नंबर जो है वो वही रहता है जो ड्रोन का होता है। इसलिए बेटा यहां पे बी जो है वो माइटोसिस आएगा और डी जो है वो 16 आएगा। तो चलिए बेटा देखिए कहां पे ए मियोसिस है, शाबाश बेटा आपका बी जो है वो शाबाश माइटोसिस है, C16 है और D16 है। तो आंसर बेटा 3। तो थर्ड ऑप्शन पे बेटा आपको ये राइट आंसर मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, सॉरी 4 का ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जूं मैं आगे बढ़ रहा हूं तो टेक्स्ट बुक के बेटा कुछ पार्ट्स भी यहां पे बेटा क्वेश्चन जो है, पेजेस जो है, पैराज जो है वो भी टच हो रहे हैं। तो चलिए बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, आगे की ओर बढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1, mutation causes alteration of DNA sequences which changes the genotype and phenotype of an organism and leads to variation। 100% बेटा जब भी जीन की म्यूटेशन होती है उस टाइम बेटा जो डीएनए की सीक्वेंसेस होती है वो अल्टर हो जाती है। इससे क्या होता है, जब डीएनए की सीक्वेंसेस अल्टर हो जाती है इससे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों पे असर पड़ता है, और उसकी वजह से बेटा चेंजेस आती है, एंड सच चेंजेस आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। तो पहली स्टेटमेंट तो बेटा क्लियर है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, चेंज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन क्रोमोसोमल एबरेशंस या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। ये स्टेटमेंट भी ठीक, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, या तो बेटा उसका शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, बैंडिंग पैटर्न चेंज होगा, आर्म रेशो चेंज होगा, सेंट्रोमियरिक पोजीशन चेंज होगी, सेंट्रोमियरिक इंडेक्स चेंज होगा। सो एट दैट टाइम वी से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रही है, और जब भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रही है उनको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। इससे ढेर सारी डिजीजेस बेटा उठती है।
अब अगर हम कैंसर देखेंगे तो कैंसर बेटा बहुत सारे ऐसे हैं जो हो जाते हैं ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जहां पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है। जैसे बुर्किट्स लिम्फोमा है, वहां पर भी बेटा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आती है। या इसी तरह बेटा क्रॉनिक माइलियॉइड ल्यूकेमिया है, वहां पर भी हम देखते हैं बेटा कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बेटा ठीक। तीसरी स्टेटमेंट की ओर आएंगे, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। यस बेटा, कभी कभी क्या होता है कि एक बेटा बेस की चेंज हो जाती है डीएनए में, फिर हम कहते हैं कि सर एक बेस की चेंज होने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है, और उन्हीं म्यूटेशंस को बेटा हम पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं। एंड हीमोफिलिया इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये स्टेटमेंट गलत, क्योंकि हीमोफिलिया जो है बेटा वो पॉइंट म्यूटेशन से नहीं होता है। वो क्लॉटिंग फैक्टर के जीन जो एक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं उनकी म्यूटेशन बेटा पॉइंट नहीं होती है, पॉइंट म्यूटेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से हीमोफिलिया होता है। हां, अगर यहां पे सिकल सेल एनीमिया लिखा गया होता, वो पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल है, तो फिर बेटा ये स्टेटमेंट बराबर होती। तो इसे स्टेटमेंट थर्ड गलत। डिलीशंस एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए काजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। यस बेटा, अगर आपकी बहुत सारी डीएनए की सीक्वेंसेस जो है वो डिलीट हो जाएंगी या नई सीक्वेंसेस उसमें इंसर्ट हो जाएंगी, तो एट दैट टाइम बेटा जो डीएनए का नेचर होता है, जो फिर कोडान्स का बेटा नेचर होता है बनने का, उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आती है। सो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये ठीक है, सारा लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक से चल रहा है बेटा। उसके बाद स्टेटमेंट 5, म्यूटाजेंस मे बी केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशंस। यस बेटा, हम उन सबस्टेंसेस को म्यूटेजेंस कहते हैं जो म्यूटेशंस करते हैं। ये फिजिकल सबस्टेंसेस भी हो सकते हैं, ये केमिकल सबस्टेंस भी हो सकते हैं। सपोज बेटा यूवी रेडिएशन जो है, ये बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है या म्यूटेजेंस है जो जीन की म्यूटेशन करते हैं। तो यहां पर बेटा तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक है। तो लॉजिक से ये ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो आंसर इज बेटा 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज 1। नेक्स्ट, चल बेटा अब हम पेडिग्री की ओर रुजू करेंगे और देखेंगे बेटा कि पेडिग्री में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखिए बेटा, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे वहां पे बेटा सिंबल्स पेडिग्री के दिए गए होते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको यहां पर एक पेडिग्री से रूबरू करवाऊंगा, ये बेटा आपकी टेक्स्ट बुक की 2 पेडिग्रीज मैंने लाई है। पेडिग्री पे बेटा अच्छी तरह से नजर रखना। तो देखिए बेटा 2 पेडिग्री आपके सामने मैंने यहां लाई है। अब आपको कैसे बेटा सिंबल से पता चलेगा, जहां पे पेडिग्री में बेटा ऐसे स्क्वायर होगा तो ये मेल प्रेजेंट कर रहा है, अगर बेटा सर्कल होगा तो ये फीमेल प्रेजेंट कर रहा है, अगर बेटा ये जो आपका स्क्वायर है कलर्ड है, पूरा कलर करके है तो अफेक्टेड मेल है, अगर बेटा सर्कल पूरा कलर्ड है तो अफेक्टेड फीमेल है। उसके बाद बेटा अगर आप गौर से देखेंगे यहां पे फर्स्ट जनरेशन है, ये बेटा सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, एंड दिस इज द बेटा ये यहां पर भी थर्ड जनरेशन ही है, क्योंकि बेटा ये सेकंड जनरेशन के ये बच्चे हैं, ये भी सेकंड जनरेशन के बच्चे हैं। इसी तरह बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये इस कपल का पहला बच्चा बेटी है, दूसरा बच्चा बेटा है, तीसरा बच्चा बेटा है, ये इसकी डॉटर इन लॉ है जो बेटा इसके बेटे के साथ शादी कर रही है, और ये इसकी बेटी है, और ये इसका सन इन लॉ है जिसके साथ इसकी बेटी की शादी हो रही है। तो हो बेटा ये चीजें आपको मालूम होगी, क्योंकि इस टाइम बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन माइन्यूट चीजों को यहां पे बेटा डिस्कस कर लूं। तो इसीलिए बेटा यहां पर गौर से देखिए, ये बेटा आपका यहां पे कुछ सिंबल्स है जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब इनको हमें एक दूसरे के साथ मैच करना है, तो चले बेटा मैच करेंगे। अब पहला ही है अनस्पेसिफाइड सेक्स। तो अनस्पेसिफाइड सेक्स जब भी दिया गया होगा उसका सिंबल बेटा ऐसे होता है। तो याद रखिएगा जहां पर भी अनस्पेसिफाइड सेक्स का जिक्र उठेगा तो उसका सिंबल जो है वो ऐसा होता है। तो दैट मींस कि जो पहला ऑप्शन है उसका जो आंसर है बेटा वो सी है। उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे कि दूसरे का ऑप्शन क्या है। दूसरा है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स।
जिसको हम कॉन्सैंगेनियस मैरिज भी कहते हैं, जहां पर बेटा कपल्स में रिलेशनशिप हो, कजन सिस्टर्स हो, क्या सॉरी कजन सिस्टर हो या कजन ब्रदर हो, जिनके साथ बेटा शादी हो रही है, या फार कजन सिस्टर्स हो, अगर उनके बीच में शादी हो रही है तो एट दैट टाइम बेटा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ए से। तो ये बेटा अगर हम देखेंगे यहां पे कि जो दूसरा ऑप्शन है उसका बेटा ए आएगा। उसके बाद बेटा अगर हम अब तीसरे की ओर आएंगे, तीसरा है पेरेंट्स विद मेल चिल्ड्रन अफेक्टेड। तो देखिए बेटा, देखिए कहां पे पेरेंट्स विद मेल चिल्ड्रन अफेक्टेड है, गौर से देखिएगा। ये अगर आप देखेंगे, ये फादर, ये मदर और इनका बच्चा बेटा, ये लड़का डिजीज्ड है, तो 3 के साथ मैच होगा डी। तो यहां पर बेटा 3 के साथ हमने मैच करना है डी को। उसके बाद बेटा अगर हम फोर्थ पे आएंगे, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। देखिए 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स कहां पर है, अगर बेटा ऐसा सिंबल होगा और फिर सिंबल ऐसा होगा, गौर से देखिएगा बेटा, यहां नजर रखिएगा अच्छी तरह से। मैंने एक ऐसा सिंबल बनाया, ये मां है, ये बाप है, और ये बेटा शाबाश, आपको लगता बेटा अनस्पेसिफाइड सेक्स है, मगर इसके अंदर लिखा है ना 5। तो अगर इसके अंदर कुछ लिखा है ना, सो एट दैट टाइम बेटा दीज कितने हैं 5, तो दैट मींस कि इनके 5 बच्चे हैं और 5 के 5 अनअफेक्टेड है। तो दैट मींस कि बेटा यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा फोर्थ, तो फोर्थ का बेटा यहां ऑप्शन आएगा ई। तो फिर जो बचा बेटा दैट विल बी द आंसर। तो अगर हम देखेंगे पहला ही ऑप्शन इसका है 1C 2A 3D, शाबाश बेटा 4E, एंड शाबाश बेटा ना ना ये नहीं, ये वाला है। तो अगर हम देखेंगे बेटा 1C 2A 3D 5E एंड बेटा 6, ऑटोमेटिकली क्या आएगा बी। तो आंसर बेटा आपके इस क्वेश्चन का यहां पर अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका बेटा 2 है। तो इससे आपको यह भी अंदाजा होगा कि एग्जामिनर सिंबल्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, अब आपके टेक्स्ट बुक की 2 पेडिग्रीज मैंने यहां पे लाई है और इन दोनों पेडिग्रीज पे आपको काम करना है। देखिए बेटा, पहली पेडिग्री जो आपके यहां पर बेटा स्क्रीन के सामने है, इसमें बेटा आप नजर रखिएगा, ये वाली पेडिग्री। देखिए बेटा, अगर हम पेडिग्रीज को पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बेटा ये मालूम होना चाहिए, क्या ये पेडिग्री रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। सबसे पहले तो यही देखना पड़ता है कि जो पेडिग्री चार्ट एग्जामिनर ने आपको दिया है, क्या ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो देखिए बेटा, कैसे आप पहचानोगे कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। गौर से बेटा यहां पर आप नजर रखिएगा, इस पेडिग्री की ओर पहले आप नजर रखिएगा। यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे आइडिया मिलेगा कि पेडिग्री डोमिनेंट है कि रिसेसिव। खाली देखने से कोई बेटा क्रॉस वॉस नहीं करना है। जरा गौर से यहां पर देखिएगा, देखने से आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेडिग्री जो है क्या ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अगर बेटा पेरेंट्स नॉर्मल है, क्या है पेरेंट्स नॉर्मल, खुदा के लिए बेटा नजर रखिएगा, पेरेंट्स क्या है नॉर्मल। अगर पेरेंट्स नॉर्मल है और बच्चा डिजीज्ड है, सो एट दैट टाइम बेटा ये रिसेसिव डिजीज है। इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं आप लेना। याद करिए, और मां बाप नॉर्मल, जरा गौर से देखिएगा, यहां मां बाप क्या है नॉर्मल, मगर बच्चा क्या आ रहा है डिजीज। सो एट दैट टाइम बेटा मां बाप नॉर्मल, बच्चा डिजीज, ये रिसेसिव डिजीज है, ये डोमिनेंट डिजीज नहीं है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां मां बाप नॉर्मल है, बच्चा क्या बेटा डिजीज, 110% इट इज ए रिसेसिव डिजीज। तो कब बेटा आप पहचानोगे रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, मां बाप बीमार, मां बाप नॉर्मल, बच्चा डिजीज्ड, बच्चा अफेक्टेड, तो एट दैट टाइम बेटा इट्स अ रिसेसिव डिजीज। अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा इस पेडिग्री में, यहां पर भी आपको दिख रहा है कि मां बाप क्या है बेटा नॉर्मल, मगर बच्चे क्या है नॉर्मल, ये बेटा रिसेसिव नहीं है, क्योंकि जरूरी रिसेसिव डिजीज में मां बाप नॉर्मल होना चाहिए और बच्चे बेटा डिजीज होना चाहिए, कोई भी बच्चा डिजीज होना चाहिए। मां बाप नॉर्मल, बच्चा डिजीज, रिसेसिव। यहां पर अगर आप आर्गुमेंट्स करोगे, सर यहां भी तो मां बाप नॉर्मल है और बच्चे जो है वो नॉर्मल है, ये रिसेसिव नहीं है। रिसेसिव वही है मां बाप नॉर्मल, बच्चा डिजीज। तो इससे बेटा हमें यह पता चला कि जो पेडिग्री ए है वो बेटा ऑटोमेटिकली आपकी डोमिनेंट बनी, शाबा बेटा, और जो पेडिग्री बेटा बी है आपकी, ये ऑटोमेटिकली आपको रिसेसिव बनी। इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। मगर आप बेटा पेज आ रहा है जहां पे आप आमतौर अटक जाते हो, सर अब
एक पेच ये है, क्या ये बेटा रिसेसिव डिजीज सेक्स लिंक्ड है? बेटा बहुत कम टाइम है बेटा, आपको मैं सिखा रहा हूं। क्या ये सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल लिंक्ड है? क्या ये डिफेक्टिव जीन सेक्स क्रोमोसोम पे है कि क्या ये डिफेक्टिव जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे? अगर सेक्स क्रोमोसोम के आपको डिजीज पता चलेगी, रिसेसिव डिजीज, हीमोफिलिया आपके सिलेबस में है, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस होंगे तो फिर ये सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, एल्केप्टोन्यूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या आपकी थैलेसीमिया है, या आपका बेटा सिकल सेल एनीमिया है। तो बेटा मसला ये है ना कि सर हमने देख लिया कि ये रिसेसिव है, पर अब हमें बताइए क्या ये सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल? देखिए बेटा, पहले हम पेडिग्री बी पे ही काम करेंगे। गौर से बेटा इस पेडिग्री की और अगर आप देखेंगे, मेहरबानी करके यहां पर देखिएगा, मां बाप क्या है? नॉर्मल, पर इनकी बेटी क्या है बेटा? डिजीज्ड। अगर ये एक्स लिंक्ड होता, क्या होता बेटा? एक्स लिंक्ड, तो बेटी कभी भी बीमार नहीं होगी, या बेटी तभी बीमार होगी जब उसमें कंडीशन होगा ना एक्स डी दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे जीन्स क्या होंगे? डिफेक्टिव। क्योंकि जब भी रिसेसिव डिजीज एक्सप्रेस होती है उसमें दोनों जीन्स मां से भी और बाप से भी म्यूटेटेड फॉर्म में आने चाहिए। सो दैट मीन्स कि बेटा यहां पर जो लड़की बीमार है, इसकी कंडीशन है ना, अगर हम लेंगे, अगर हम इसको सेक्स लिंक्ड के तौर पे लेंगे, हमेशा एक्स डी, और एक एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है? मां से। दूसरा एक्स क्रोमोसोम कहां से आता है? बाप से। हो बेटा, बाप है ना यहां पे एक्स वाई और मां है ना एक्स एक्स। सो अगर बेटा फीमेल डिजीज्ड है, इसमें एक्स डी कंडीशन है, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम बाप से आता है ना, और ये बाप है ना एक्स वाई। सो दैट मींस कि बाप में बेटा एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव होना चाहिए ना, ये जीन डिफेक्टिव होना चाहिए ना बेटा इस बाप में। मगर अगर आप गौर से देखेंगे, यहां बाप क्या है? नॉर्मल। सो जब बाप नॉर्मल, बेटी बीमार, बाप नॉर्मल, बेटी बीमार, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता ये एक्स लिंक्ड है। सो कुछ बेटा हिंट्स ले लो। सो अगर आपको पेडिग्री में बाप नॉर्मल आ रहा है मगर इसकी बेटी क्या आ रही है बेटा? डिजीज, सवाल ही नहीं पैदा होता ये एक्स लिंक्ड है। तो सीना ठोक के बोलेंगे बेटा इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। सो कैसे बेटा मैंने इस पेडिग्री को आपके लिए बेटा 10 सेकंड्स में ही कर देंगे। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे पेरेंट्स नॉर्मल और बच्चा डिजीज्ड, तो रिसेसिव। उसके बाद बेटा आप देख रहे हैं कि बाप जो है वो नॉर्मल है, बेटी क्या है? बीमार, तो ये कभी भी सेक्स लिंक्ड नहीं हो सकती है, ये ऑटोसोमल। सो जो क्वेश्चन करने के लिए बेटा आप 2 मिनट या 3 मिनट लोगे, महज बेटा 10 सेकंड्स में वो क्लिप कंप्लीट होगा, अगर पेडिग्री का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद बेटा अब इसकी ओर रुजू करेंगे। यहां बेटा कहीं भी मां बाप नॉर्मल नहीं और बच्चा बीमार, कहीं भी नहीं। यहां भी देखोगे मां बीमार है, बच्चे बीमार है, यहां पर भी देखोगे मां बीमार है, बच्चे बीमार है। सो कहीं भी बेटा डिजीज स्किप नहीं हो रही है। स्किप का मतलब यह हुआ कि मां बाप नॉर्मल और बच्चा डिजीज। सो इसलिए बेटा सीना ठोक के बोलेंगे डोमिनेंट है। पर अब पेज क्या सर ये एक्स लिंक्ड है कि ये बेटा सेक्स बेटा एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है? देखिए बेटा यहां पे पेज कहां है? ये फीमेल है ना, और फीमेल में बेटा अगर आप देखोगे डिजीज्ड है और इसकी डॉटर भी डिजीज्ड है। आमतौर बेटा जब सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है वो क्रिस क्रॉस होती है, क्रिस क्रॉस में चलती है। क्योंकि जब हम देखेंगे बाप बीमार है, बेटा कभी बीमार ही नहीं हो सकता है, क्योंकि बाप अपना डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम बेटे को कभी नहीं देता है। इसी तरह बेटा यहां पर देखिएगा कि जो ये बेटा मां बीमार है, उसूल कहता है कि जब भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है क्रिस क्रॉस हो जाती है। सो मां बीमार बच्चा बीमार ज्यादातर बेटा। फिर यहां पे बेटा मां बीमार लड़के बीमार, पर यहां दोनों लड़के क्या बेटा? नॉर्मल, इसलिए सेक्स लिंक्ड नहीं है। इट इज बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो यहां पर बेटा हमने इस पेडिग्री को भी विद इन बेटा 20 सेकेंड्स किया। पहले देखा डिजीज तो नहीं स्किप हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, मां बाप कहीं बीमार नहीं है, बच्चा बेटा मां बाप कहीं नॉर्मल नहीं है, बच्चा डिजीज कहीं नहीं है। तो दैट मींस कि बेटा ये डोमिनेंट स्टेट में एक्सप्रेस हो रहा है, डिजीज स्किप नहीं हो रही है। और उसके बाद बेटा एक क्लू हमें मिल रहा है सेकंड जनरेशन में कि मां बीमार है, बेटे क्या है? नॉर्मल, क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है। तो एट दैट टाइम बेटा ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है।
तो ये था बेटा कैसे आप इशारा पाओगे, कैसे आपको पेडिग्री पता चलेगा। मैंने टेक्स्ट बुक की ही 2 पेडिग्रीज लाई क्योंकि इन्हीं में बेटा क्वेश्चन आएगा, मगर ज्यादातर चांसेस बेटा रिसेसिव के आने के हैं। तो यहां पर आपने देखा कि माँ बाप नॉर्मल, बच्चा डिजीज, वो पहला क्लू है। दूसरा क्लू, अगर बेटा ये सेक्स लिंक्ड होगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बेटी बीमार होगी और बाप नॉर्मल होगा, इससे बेटा ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जब हम देखते हैं तो आंसर विल बी ए इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड बेटा बी इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑप्शन इज 2। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ेंगे। Which of the following is incorrect? अभी भी पेडिग्री एनालिसिस पे कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए बेटा पेडिग्री एनालिसिस क्या है। देखिए जब हम ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत ही बड़ा है। तो जो मेंडेलियन ने पी प्लांट पे बेटा कन्वेंशनल क्रॉसेस किए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ह्यूमन बीइंग्स में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल बेटा बहुत बड़ा है। पी प्लांट एनुअल प्लांट है, तो हर साल बेटा हम उसकी नई नई प्रोजेनी हासिल कर सकते हैं और ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड देख सकते हैं कैसे चलता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सपोज हाइट ऑफ पी प्लांट, इस तरह कलर ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड कैसे जा रहा है। मगर बेटा जब ह्यूमन बीइंग्स का जिक्र होगा को इस क्रॉसेस करे पत प्यारो बच कर जे पत गस बोर्ड पत शो ट्रेड कित पट पोक, इसीलिए बेटा हम फैमिलियल हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड। सपोज किसी घर में किसी खानदान में ब्लू कलर आइज है, तो फिर बेटा हम किसी अफराद को फैमिली में पकड़ते हैं, फिर कहते हैं कि आपके दादा में क्या ब्लू आंखें थी, क्या आपकी नानी में ब्लू आंखें थी, क्या आपके पेरेंट्स में ब्लू आंखें थी, अब आपके भाई बहन में ब्लू आंखें, क्या आपके बच्चों में ब्लू आंखें। इसी तरह बेटा एक चार्ट डिजाइन हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज पेडिग्री चार्ट, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कैसे पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो जाता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कैसे वो बिहेव कर रहा है। अगर कोई डिजीज है कैसे वो जा रही है फ्रॉम बेटा जनरेशन टू जनरेशन। इससे बेटा हमें 2 क्लू मिलते हैं, क्या ये जीन जो है, क्या ये डिफेक्टिव जीन जो है, क्या ये ट्रेड जो है, क्या ये सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्या ये डोमिनेंट स्टेट में एक्सप्रेस करता है कि रिसेसिव स्टेट में एक्सप्रेस करता है। ये सब कुछ बेटा हमें इन्हीं पेडिग्री चार्ट से पता चलता है। तो यही तो यहां पे लिखा गया है। पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड इन सेवरल नंबर ऑफ जनरेशंस इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। बराबर ठीक, दूध जैसे साफ स्टेटमेंट। उसके बाद बेटा अगला स्टेटमेंट आ रहा है, पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स शाबाश ए स्ट्रॉन्ग टूल टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट और डिजीज। 100% करेक्ट। अभी मैंने बोला पेडिग्री प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन वेदर द ट्रेट इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन वेदर द ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन रिसेसिव और डोमिनेंट स्टेट। 100% करेक्ट। उसके बाद बेटा पेडिग्री एनालिसिस प्रोवाइड्स प्रूफ दैट डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ना बेटा, पेडिग्री एनालिसिस से हमें नहीं पता चला कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, यही तो है जेनेटिक कैरियर, इसी में तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। पेडिग्री एनालिसिस से पता नहीं चला, तो इसलिए बेटा स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। तो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है दैट इज 4। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम डिसऑर्डर्स की ओर आ रहे हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली काज्ड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। इस पर नजर रखना बेटा। जो कोई भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, चाहे वो बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, ऑटोसोमल रिसेसिव हो या ऑटोसोमल डोमिनेंट, हर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है जिसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, वो उठता है ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द सिंगल जीन। स्टेटमेंट ठीक। हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड डाउन सिंड्रोम आर एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन सिंड्रोम्स। नो नो नो। हीमोफिलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, शाबाश थैलेसीमिया है, मगर जो डाउन सिंड्रोम है ये जीन की म्यूटेशन से नहीं होता है। इट ऑकर्स ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसलिए बेटा स्टेटमेंट गलत। Sickle cell anemia is an autosomal dominant and myotonic dystrophy is an autosomal recessive disorder. गलत बेटा। Sickle cell anemia is an autosomal recessive while as muscular dystrophy या myotonic dystrophy is an autosomal dominant. ये स्टेटमेंट भी गलत।
पिछले साल नीट में आया था। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। उसके बाद बेटा एक और है जो भूल गया मुझे, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफिलिया आर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। नो बेटा, दे आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो ये भी बेटा स्टेटमेंट गलत। तो अगर आप देखेंगे बेटा यहां पे 1, 2 और 3 स्टेटमेंट्स बेटा इनकरेक्ट है, तो हमें देखना है ना इनकरेक्ट कितनी स्टेटमेंट्स है, तो आंसर इज 3। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट, Which of the following statements are not incorrect? देखिए बेटा are not incorrect, अगर कभी ऐसा होता है ना are not incorrect, आपको लगता है हमें incorrect देखना है, नहीं, are not incorrect का मतलब correct statement देखो कितनी। एग्जाम में कभी कभी बेटा ये पैंतरा खेलता है, और जब आप इनकरेक्ट देखते हो तो उसने बेटा बराबर ऑप्शंस ऐसे अलाइन करके रखे होते हैं कि आपका बेटा इनकरेक्ट वाला भी ऑप्शन होगा वहां पे। तो इसलिए बेटा नजर रखिएगा, मैंने यहां पे लिखा है आर नॉट इनकरेक्ट। आर नॉट इनकरेक्ट का मतलब हुआ करेक्ट। तो चले बेटा अब हम यहां पर देखेंगे बेटा रिगार्डिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। देखिए बेटा यहां पे मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दूंगा, क्योंकि बेटा आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा यहां पे फंस जाते हैं। देखिए बेटा प्लीज यहां पे नजर रखिएगा, खुदा के लिए बेटा यहां नजर रखिएगा, सेक्स लिंक्ड डिजीजेस पहले नजर रखिएगा इसमें। ये बेटा जो मैं चार्ट यहां पे बना रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेटा वरदान बनने वाला है नीट एग्जाम में। इससे बेटा यहां पे नजर रखिएगा। अनदर इज द ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर्स। देखिए बेटा अब यहां पे सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे डिफेक्टिव जीन लोकेट है सेक्स क्रोमोसोम पे, और उसके बाद बेटा ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे सेक्स क्रोमोसोम जो है, सॉरी बेटा जहां पे डिफेक्टिव जीन जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे लोकेट होगा। तभी पे नाम याद बेटा सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, और इसका नाम पड़ा ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर्स। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, सेक्स लिंक्ड डिजीजेस अब जो है या तो ये एक्सप्रेस होंगे बेटा रिसेसिव फॉर्म में, या फिर ये एक्सप्रेस होंगे बेटा डोमिनेंट फॉर्म। प्लीज बेटा यहां पे नजर रखिएगा। सो ये दो फॉर्म्स में बेटा डिस्प्ले अपने आप को करेंगे, या तो रिसेसिव फॉर्म या फिर डोमिनेंट। देखिए बेटा रिसेसिव फॉर्म क्या है, रिसेसिव फॉर्म में दोनों जीन्स म्यूटेट होने चाहिए। सो जब दोनों जीन्स बेटा म्यूटेटेड फॉर्म में आएंगे, मां से भी और बाप से भी, तभी ये डिजीज होगी। और अगर बेटा एक बेटा जीन की फॉर्म जो है वो म्यूटेटेड फॉर्म है, दूसरी नॉर्मल फॉर्म है, फिर भी डिजीज हो रही है, सो एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड डोमिनेंट डिजीज। अब अगर हम यहां पर बेटा देखेंगे इस रिसेसिव में, इस चार्ट पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी, ये मैं आपको भिजवाऊंगा भी बेटा। अब यहां पे रिसेसिव कंडीशन में ये मेल है और ये फीमेल है, इस तरह बेटा डोमिनेंट कंडीशन में यहां पर मेल है और ये बेटा फीमेल है। नजर रखिएगा, अब मेल जो है, मेल में है ना कंडीशन XY है कि नहीं बेटा। अब मेल में XY है, अब मेल में बेटा जो जीन्स है सेक्स क्रोमोसोम पे वो हेमिजाइगस स्टेट में है। मैक्सिमम जीन्स बेटा हेमिजाइगस स्टेट में, दैट मींस कि बेटा उनकी एक ही कॉपी है। एक्स क्रोमोसोम पे बेटा उनका कॉपी है, वाई क्रोमोसोम पे उनका काउंटर अलील या काउंटर जीन नहीं है। तो इसीलिए बेटा मेल में मुसीबत है इन केस ऑफ रिसेसिव डिजीज। अगर बेटा यहां पे होगा डी, क्या होगा बेटा, या नॉर्मल होगा XN, तो नॉर्मल कॉपी है, वाई पे इसकी कॉपी नहीं होती है, तो एट दैट टाइम ये मेल नॉर्मल है। नजर रखिएगा बराबर। उसके बाद बेटा अगर अब इस मेल में ऐसा मसला है, गौर से अब यहां पर नजर रखिएगा, ये है बेटा XDY। XDY अब बेटा इसको X क्रोमोसोम से डिफेक्टिव कॉपी मिल रही है, Y पे तो काउंटर एलील नहीं है, ये मेल बेचारा बेटा डिजीज्ड होगा। सो एट दैट टाइम द मेल इज डिजीज्ड। सो दैट मींस कि बेटा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में या तो मेल बेचारा नॉर्मल होगा या फिर डिजीज्ड होगा, क्योंकि बेचारे के पास बेटा एक ही कॉपी होती है जीन की, and that is located on the X chromosome। खत्म। अब बेटा अगर हम फीमेल की ओर रुजू करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, फीमेल है ना बेटा XX। अगर अब फीमेल में बेटा हम देखेंगे, यहां पे बेटा इसके पास दो कॉपीज होंगी ना, एक बाप से एक्स क्रोमोसोम आता है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम मां से आता है, दोनों कॉपीज बेटा नॉर्मल है। सो एट दैट टाइम द फीमेल इज नॉर्मल, कोई पंगा नहीं।
उसके बाद बेटा अगर हम फीमेल में देखेंगे, एक कॉपी नॉर्मल है और दूसरी कॉपी बेटा डिफेक्टिव आ रही है। या तो मां से डिफेक्टिव जीन आ रहा है एक्स क्रोमोसोम के जरिए, या तो बाप से बेटा डिफेक्टिव जीन आता है एक्स क्रोमोसोम के जरिए। सो एट दैट टाइम अब आप आर्ग्यूमेंट्स करोगे, सर एक जीन नॉर्मल है, दूसरा डिफेक्टिव है, सर फीमेल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि रिसेसिव डिजीज है, ये फीमेल बेटा कैरियर होगी। कैरियर का मतलब ये हुआ कि इसको खुद कुछ सिम्टम नहीं आएंगे। हां, ये डिफेक्टिव क्रोमोसोम को कैरी कर रही है, बच्चे में दे सकती है, मगर खुद इसको कोई सिम्टम नहीं आएगा। उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे कंडीशन ऐसी है, अब दोनों जीन्स डिफेक्टिव है, XD XD, तो एट दैट टाइम बेटा दिस फीमेल इज डिजीज। तो एट दैट टाइम ये फीमेल क्या होगी? डिजीज। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, अगर मैं अब यहां पर देखूंगा कि रिसेसिव डिजीज में फीमेल कैरियर्स होते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में फीमेल्स कैरियर होते हैं, मेल कैरियर नहीं होता है। मेल या तो नॉर्मल होगा XNY, या फिर बेटा डिजीज होगा XDY। फीमेल्स बेटा या तो नॉर्मल होंगे XN या फिर कैरियर होंगे XNXD या फिर डिजीज होंगे XD। क्यों? रिसेसिव डिजीज तभी एक्सप्रेस होती है जब दोनों कॉपी जीन्स की डिफेक्टिव आएंगी, मां से भी और बाप से भी। आप बेटा यहां पे डोमिनेंट डिजीज को रुजू करेंगे, गौर से बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा। ये डोमिनेंट डिजीज में मेल बेटा अब देखिएगा ये XNY, तो ऐसा मेल बेटा जो होगा वो नॉर्मल होगा, N फॉर नॉर्मल। उसके बाद बेटा अब अगर ये मेल XDY होगा, दैट मींस कि बेटा अब इसमें डिफेक्टिव कॉपी है, तो एट दैट टाइम द मेल इज डिजीज, D फॉर डिजीज। एज यूजुअल जैसे रिसेसिव में था। अब बेटा जब हम फीमेल की ओर रुख करेंगे, देखिए बेटा फीमेल में कहानी क्या आएगी, जरा गौर से देखिएगा। अब अगर फीमेल है XX, ये XN, ये XN, दोनों कॉपीज नॉर्मल है तो फीमेल नॉर्मल है। उसके बाद बेटा अब अगर दूसरी कंडीशन में XN XD, अब बेटा इसमें एक कॉपी डिफेक्टिव है, अल्लाह की कसम बेटा ये फीमेल डिजीज होगी, क्योंकि डोमिनेंट डिजीज में कैरियर नहीं होता है, वहां पे इवन एक ही डिफेक्टिव जीन की वजह से डिजीज एक्सप्रेस होती है, ऑल दो अदर जीन इज नॉर्मल, ऑल दो अदर कॉपी ऑफ जीन इज नॉर्मल। अब अगर ऐसा होगा XD XD, सोने पे सुहागा, डिजीज तो है। सो दैट मीन्स कि बेटा यहां पे आप एक आइडिया आप जनरेट कर रहे हो कि रिसेसिव डिजीज में कैरियर्स होते हैं, मगर डोमिनेंट डिजीज में आपको कैरियर नहीं मिलेगा। मगर जब आप बेटा रिसेसिव डिजीज आओगे सेक्स लिंक्ड, वहां पे आपको मेल कैरियर कभी नहीं मिलेगा, मगर फीमेल कैरियर्स मिलेंगे। यही वजह है कि बेटा जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, चाहे हीमोफिलिया हो, चाहे रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो, ये आपको ज्यादा मेल्स में मिलेंगे, क्योंकि मेल्स बेचारों में मुसीबत के मारे खाली एक ही जीन होता है, डिफेक्टिव हुआ काम तमाम। ये वही बातें हुई, मेरे किसी के पास बेटा अगर किसी के पास दो बाजू हैं, एक बाजू कट गई, दूसरी कहेगी ना मैं हूं ना। अब अगर बेटा किसी के पास एक ही बाजू है, वही कट गई, तो कौन कहेगा मैं हूं ना? फना हुआ ना बेचारा। इसी तरह बेटा अब अगर हम ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर्स में आएंगे, यहां पर भी कहानी यही है, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। अच्छी तरह से बेटा नजर रखिएगा, यही आपके जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स की सारी बेस बनाने वाला है एक मामूली सा चार्ट। अब जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, ये रिसेसिव में अब हम यहां पर बेटा पहले जैसे मेल को स्टडी करेंगे और यहां से बेटा हम फीमेल को स्टडी करेंगे। अब जरा गौर से बेटा यहां पर नजर रखिएगा, यहां पे मैं एक और कलर का इस्तेमाल करूंगा ताकि बेटा आपके मसले अच्छी तरह से हल हो जाए। देखिए बेटा तस्मा रकम सेक्स क्रोमोसोम की, क्योंकि ऑटोसोमल लिंक्ड है ना। अगर बेटा अब ये रिसेसिव में ऐसा है, गौर से देखिएगा, कैपिटल A ये मेल नॉर्मल होगा, कैपिटल A स्मॉल a तो ये मेल कैरियर होगा। अगर ये स्मॉल a होगा तो ये मेल बेटा डिजीज्ड है। और इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि जब हम ऑटोसोमल लिंक डिजीज पे आते हैं, वहां पे हमें XX XY का मसला नहीं होता है, वहां पे हमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का मसला होता है। और ऑटोसोमल क्रोमोसोम में दो कॉपीज होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब यहां पे डिजीज कब एक्सप्रेस होती है? रिसेसिव फॉर्म में, जब दोनों एलील्स रिसेसिव फॉर्म में आएंगे। स्मॉल a यहां पे डिजीज करता है, कैपिटल A यहां नॉर्मल बनाता है, और कैपिटल A स्मॉल a कैरियर। और फीमेल में भी बेटा बराबर यही होगा सेम, क्योंकि फीमेल्स में भी दो जीन्स कॉपीज है एक जीन की, और मेल्स में भी बेटा दो कॉपीज है। इससे जिस तरीके से बेटा मेल बिहेव करेगा
उसी तरह फीमेल भी बेटा बराबर बिहेव करेगी इन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसलिए बेटा यहां पे कोई पंगा नहीं, ना ही कोई परेशानी। उसके बाद बेटा अगर अब हम डोमिनेंट डिजीज पे आएंगे, ये बेटा शाबाश आपका मेल है और ये आपका फीमेल है। अब यहां पर बेटा पेज अलग किस्म का होगा। डोमिनेंट, यहां पे जो डिफेक्टिव म्यूटेटेड एलील है वो डोमिनेंट फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यहां पे बेटा कैपिटल ए डिजीज्ड, कैपिटल ए स्मॉल ए अगेन डिजीज, क्योंकि यहां कैरियर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। डिजीज होती है इवन इन प्रेजेंस ऑफ वन डोमिनेंट डिफेक्टिव एलील। अगर दोनों होंगे तो सोने पे सुहागा। उसके बाद बेटा अगर यहां पे स्मॉल ए है तो ये नॉर्मल होगा। एंड सेम इज द कंडीशन विद फीमेल। इस चार्ट पे बेटा आप नजर रखिएगा, ये चार्ट बेटा आपको बहुत ज्यादा काम करेगा पेडिग्री में भी और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी। तो चले बेटा इस चार्ट को आप मद्देनजर रखिएगा। हम वापस अपने क्वेश्चन की ओर आएंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। पहला, डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे काउंटर कॉपीज नहीं होती है। दूसरा ये कि यहां पर बेटा शाबाश मेल कैरियर्स नहीं होते हैं, फीमेल कैरियर्स होते हैं। चौथा, तीसरा पॉइंट ये कि यहां पे डिजीज ज्यादा मेल्स में होती है, फीमेल्स में कम। तो देखेंगे बेटा क्या यहां पे सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। आप देखिए बेटा, सबसे पहला डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन बोथ एक्स एज वेल एज वाई क्रोमोसोम। ना 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 ना, डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ओनली ऑन, शाबाश बेटा, किस क्रोमोसोम पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे। Disease is expressed equally in both males as well as females. No, no, no. Disease is expressed more in males than females because males are hemizygous containing only one gene. Y chromosome does not possess the counter copy. उसके बाद बेटा both male as well as female carriers are found. No, गलत। कहां बेटा? यहां पे खाली फीमेल कैरियर्स मिलते हैं, मेल कैरियर्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद affected father transmit disease only to his son. गलत। देखिए बेटा कैसे, इस पॉइंट को आप यहां पे नजर रखिएगा। यहां पे मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको कहूंगा। ये बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये मां है XX और ये बाप है बेटा XY। जो बाप का X क्रोमोसोम होता है, बाप का X क्रोमोसोम, वो कभी बेटे को नहीं मिलता है। सो बाप विरासत के तौर पे अपना खाली Y क्रोमोसोम बेटे को देता है। सो जो बेटा होता है ना, जो बेटे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप में बेटा XY है, मुझ में भी XY है। जो मुझ में बेटा Y क्रोमोसोम है वो मेरे पापा से मुझे मिला है, और जो X क्रोमोसोम है वो मेरी मां से मुझे मिला है, क्योंकि बाप अपना X क्रोमोसोम कभी भी बेटे को नहीं देता है। So, अगर बाप बेटा डिजीज्ड है, बेटे में कभी भी डिजीज नहीं आएगी अगर ये X लिंक्ड हो। ओ क्लियर हुआ बेटा? चाहे वो रिसेसिव फॉर्म में हो, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में हो, ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। मगर जब लड़की की ओर हम देखते हैं, लड़की में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक बाप का होता है, दूसरा मां का होता है। सो लड़की बेटा जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम मां से भी हासिल करती है और बाप से भी हासिल करती है, कोई पंगा नहीं। तो चले बेटा अगर हम देखेंगे यहां पे 4 की 4 स्टेटमेंट बेटा गलत है, तो ऑप्शन आएगा ऑल आर इनकरेक्ट। थोड़ा बहुत आज मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि जेनेटिक्स जो है कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, इससे बेटा इस पे टाइम लग रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, लगने दो। चल बेटा नेक्स्ट सीखो, कोई परेशानी नहीं। देखिए बेटा अब यहां पे मैंने कलर ब्लाइंडनेस के 2 बेटा पॉइंट्स लाए हैं, और ये भी आप याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस में अगर हम देखेंगे बेटा फीमेल में ये डिजीज कम होती है, ठीक है, और मेल्स में बेटा बहुत ही ज्यादा। मेल्स में 8% तक होती है, फीमेल्स में खाली 0.4% तक, ठीक है। सो मैंने मेन चीजें बेटा यहां पे उठा के लाई है, तो इससे बेटा इन पे आप नजर रखिएगा। ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक नॉर्मल फीमेल जिसका बाप क्या है बेटा? कलर ब्लाइंड। उसके बाद इज मैरिड टू अ मैन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। गौर से देखिएगा बेटा, न यहां पे आपको फीमेल का जीनोटाइप दिया गया है, ना मेल का बेटा रियल जीनोटाइप दिया गया है। सो दैट मींस कि ये बेटा आपको कहता है एक नॉर्मल वुमेन है XX, मुझे नहीं पता बेटा, ये नॉर्मल कैरियर भी हो सकती है। और उसके बाद बेटा अब ये मैरी करते एक मैन, एक मर्द के साथ, समझ में आ गया? तो उसका भी बेटा जीनोटाइप परफेक्टली नहीं दिया गया है। अब मुझे देखना यह है कि ये बेटा यहां पे वाइफ है और ये यहां पे हस्बैंड है जिनकी शादी हो रही है, मगर मुझे पता ही नहीं है कि रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस क्या ये कैरियर है कि डिजीज है। अब मुझे निकालना, गौर से देखिएगा। ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, इस लड़की का बाप बेटा कलर ब्लाइंड था ना,
सो दैट मीन्स कि बेटा अगर मैं यहां पे सी लिखूंगा, सी का मतलब यह हुआ कि इसके बाप के एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन था। क्या ये लड़की बेटा डिजीज्ड होगी? अब आप कहोगे सर मां किथे, मां कहां है इसकी? सो जब तक मुझे मां का पता नहीं होगा तो तब तक मैं कैसे बोलूंगा कि जो ये लड़की है जिसकी शादी हो रही है इसका एक्स क्रोमोसोम कैसा बिहेव कर रहा है रिगार्डिंग विद रेस्पेक्ट टू कलर ब्लाइंडनेस? बेटा मां को नॉर्मल लेना। क्यों? क्योंकि जब मां यहां पे डिस्कस नहीं हो रही है, खाली बाप का जीनोटाइप पता है किसका बाप कलर ब्लाइंड था, तो बेटा घसीटो मां को, मत घसीटो उसको, नेचुरली मानो कि वो बेटा नॉर्मल है। और अभी मैंने कहा कि जब एक लड़की के 2 एक्स क्रोमोसोम हम देखते हैं उसमें एक बाप का होता है, दूसरा मां का होता है। सो दैट मींस कि बेटा जो ये औरत है इसमें एक जीन तो, एक कॉपी तो नॉर्मल होगी और दूसरी क्या होगी? डिफेक्टिव। क्योंकि डिफेक्टिव कॉपी इसने हासिल कहां से की? बाप से, और नॉर्मल कॉपी मां से, क्योंकि मां बेटा यहां डिस्कस नहीं हो चुकी है क्वेश्चन में, तो एज यूजुअल नॉर्मल ही है। उसके बाद बेटा अब ये लड़का है मैरिड टू ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो इस लड़के का जो बाप था वो भी बेटा कलर ब्लाइंड है। अभी मैंने आपको कहा कि बाप अपना डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम कभी बेटे को नहीं देता है, और मुझे एज्यूम करना है ना कि इस लड़के की जो मां है वो क्या थी बेटा? नॉर्मल। सो दैट मींस कि बेटा ये लड़का नॉर्मल होगा जिसकी शादी हो रही है। तो आप बेटा जरा गौर से देखिएगा, ये फीमेल कैरियर है ना, और ये बेटा मेल हमने निकाला नहीं कि ये क्या बेटा? नॉर्मल। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द सन्स वुड बी। अब देखना है कि जो इनसे लड़के पैदा होंगे वो क्या होंगे। बस बेटा यहां पर देखिएगा, ये औरत है ना, लड़कों में एक्स क्रोमोसोम खाली कहां से आता है? मां से, बाप से नहीं। सो दैट मींस कि बेटा 50% सन्स जो है उनको मिलेगा ना बेटा नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, और 50% सन्स को जो है उनको मिलेगा ना बेटा XD या XC कलर ब्लाइंड जीन या कलर ब्लाइंड जीन वाला एक्स क्रोमोसोम। सो दैट मींस 50% सन्स में कलर ब्लाइंडनेस होगी। ढूंढिए, ये है बेटा ऑप्शन, 50% सन्स इसके जो होंगे वो क्या होंगे बेटा? कलर ब्लाइंड। खत्म। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ए पर्सन हुज फादर, क्वेश्चन तगड़ा है, यहां पे नजर रखिएगा बेटा। नीट का क्वेश्चन आया है, उसी को मैंने उठाया क्योंकि थोड़ा वो तगड़ा क्वेश्चन है। ए पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, एक मर्द है। अब बेटा यहां पर नजर रखिएगा, ये एक मर्द है, गौर से देखिएगा। अब इसका जो बाप है, ये मर्द जो है इसका जो बाप है वो कलर ब्लाइंड था। XCY, सी का मतलब कलर ब्लाइंड जीन है, शॉर्ट फॉर्म में बेटा, ताकि आपको समझ आए। और आपको पता है कि जब बाप कलर ब्लाइंड होता है तो बेटा हमेशा क्या होगा? नॉर्मल। क्योंकि बेटे में बेटा एक्स क्रोमोसोम कभी बाप से नहीं आता है। तो क्या मैं हक के साथ लिखूं, ये लड़का जो है ये नॉर्मल है? तो चले बेटा XNY। अब बेटा इसकी शादी तो होगी ना, अब शादी इसकी एक औरत के साथ हो रही है, XXY होगी। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, मैरीज ए लेडी। अब ये वो लेडी है जिसके साथ ये शादी कर रहा है, हुज मदर इज डॉटर। वाह वाह वाह, इसकी जो मां है, ये मां इसकी, ठीक है, ये बेटा डॉटर है कलर ब्लाइंड मैन की। इसका दादा जो था वो कलर ब्लाइंड था। हो बेटा, क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये लेडी है ना, लेडी की मां का जीनोटाइप भी पता ही नहीं है, मगर यह पता है कि जो लड़की की मां का बाप था वो बेटा कलर ब्लाइंड था। दैट मींस कि इस लड़की का जो दादा था, या सॉरी नाना था, क्योंकि मां का बाप है ना तो नाना ही होगा, तो नाना कलर ब्लाइंड था। ओहो, मुसीबत यह है कि अब आप कैसे पता चलाओगे कि पहले बेटा इसकी मां क्या है फिर लेडी कैसे है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसकी मां जो है वो 100% बेटा कैरियर होंगी। तो ये बेटा मां कैरियर और दूसरा नॉर्मल। अब बेटा इसकी मां जो बनी वो कैरियर थी, किसकी बेटा? लेडी की मां। अब हमें देखना है ना कि ये लेडी क्या है, क्योंकि मुझे इसके मां के साथ क्या लेना देना है, मुझे बेटा इस लेडी के साथ लेना देना है। अब जरा गौर से देखिएगा, इस लेडी में बेटा यहां से XN भी आ सकता है ना, तो ये आएगा बेटा XN, और एज्यूम करना है कि इसका दूसरा X नॉर्मल होगा, क्योंकि बेटा ये जिसके साथ इसकी मां की शादी हुई होगी उसको बेटा हमें नॉर्मल बनाना है। सो दैट मींस कि या तो कंडीशन होगी XN, या फिर बेटा कंडीशन ऐसी भी हो सकती है ना कि इसमें बेटा ये डिफेक्टिव जीन आएगा, तो एट दैट टाइम द कंडीशन विल बी XCXN। फंस गए ना बेटा, या तो ये लेडी नॉर्मल होगी या तो ये लेडी बेटा क्या होगी? कैरियर।
मगर अब बेटा मैं फंस गया ना, मैं क्या करूं इस क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे बेटा यहां से इसके साथ भी इसको क्रॉस करना पड़ेगा, यहां से इसके साथ भी इसको क्रॉस करना पड़ेगा। एक बेटा एक अनार दो बीमार, क्या करे बेटा। अब जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। जहां पे आपको डबल क्रॉस करना पड़ेगा, आपको बेटा एक मिडवे निकालना पड़ता है। आप देखेंगे कि जब मैं इस क्रॉस को करूंगा वहां से क्या क्या आएगा, और जब मैं इसके साथ इसका क्रॉस करूंगा वहां से क्या क्या आएगा। कोई चीज तो कॉमन निकल के आएगी ना। देखिए कॉमन निकल के क्या आएगी, अगर आप इसके साथ इसका क्रॉस करोगे, यहां पे बेटा 50% सन्स जो है उनको ये XC मिलेगा ना, वो कलर ब्लाइंड होंगे, और 50% सन्स जो होंगे उनको मिलेगा ना XN, तो वो क्या होंगे बेटा नॉर्मल। मगर इनकी 100% डॉटर्स क्या होंगे नॉर्मल। हां बेटा 50% कैरियर होंगे, कैरियर को भी हम बेटा नॉर्मल मानते हैं। तो यहां पे बेटा सन्स जो है 50% कलर ब्लाइंड होंगे। अगर आप इसका इसके साथ क्रॉस करोगे तो एट दैट टाइम 50% सन्स जो है वो बेटा कलर ब्लाइंड और 50% नॉर्मल, मगर जो डॉटर्स है वो 100% क्या निकलेंगे नॉर्मल। हाँ 50% बेटा नॉर्मल होंगे, 50% कैरियर को भी हम एज्यूम करते हैं नॉर्मल, क्योंकि उसमें कोई सिम्टम डिस्प्ले नहीं होता है ना बेटा। अब अगर मैं बेटा इस क्रॉस को इस नॉर्मल मैन को इस नॉर्मल फीमेल के साथ क्रॉस करूंगा, यहां पे 100% सन्स जो होंगे बेटा वो नॉर्मल निकल के आएंगे, और 100% डॉटर्स जो है वो भी बेटा नॉर्मल निकल के आएंगे। अब देखना बेटा, अब हम देखेंगे कि कॉमन कहां बैठ रहा है ऑप्शन। अगर मैं देखूंगा ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड, नो, उसके बाद सम सन्स नॉर्मल, सम सन्स कलर ब्लाइंड, तो ये वाला ऑप्शन बेटा यहां पे बैठ रहा है। पर मुझे बेटा मिडवे देखना है कि दोनों ऑप्शंस बैठने चाहिए दोनों क्रॉसेस पे, तो ये ऑप्शन खाली एक क्रॉस पे बैठ रहा है, ऑल कलर ब्लाइंड नहीं, ऑल डॉटर्स नॉर्मल। हाँ बेटा जब मैं इसका इसके साथ क्रॉस कर रहा हूं वहां भी डॉटर्स नॉर्मल आ रहे हैं, जब मैं इसका इसके साथ क्रॉस कर रहा हूं वहां भी डॉटर्स क्या आ रहे हैं नॉर्मल। तो बेटा यही तो है दोनों क्रॉसेस का रिजल्ट, जहां पर बेटा हमेशा डॉटर्स क्या होते हैं नॉर्मल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट। सो कलर ब्लाइंडनेस पे बेटा हमने 2 क्वेश्चंस दिए थे। चलिए बेटा नेक्स्ट अब हम आएंगे, ए मैन विद अ सर्टेन डिजीज मैरीज ए नॉर्मल वुमेन। एक मर्द यहां पर है, तो चले बेटा मर्द को हम XY लेंगे फिलहाल, मुझे नहीं पता क्या मामला आगे जाके हो जाएगा। ये एक नॉर्मल फीमेल के साथ शादी कर रहा है। अब बेटा आपको पता है कि जो ये मेल है ये डिजीज्ड है, ये बेटा डिजीज्ड है, और जो बेटा ये फीमेल है क्वेश्चन खुद लिखता है कि ये नॉर्मल है। अब बेटा आगे की ओर देखेंगे क्वेश्चन क्या मुझे मांग रहा है। दे हैव 8 चिल्ड्रन, इनके 8 बच्चे हैं, माशाल्लाह मुबारक हो इनको। इनके बेटा 8 बच्चे हैं जिसमें 3 डॉटर्स है और 5 बेटे हैं। सो इस कपल के जहां पे मर्द बीमार है औरत नॉर्मल है, 8 बच्चे इनके हैं जिसमें बेटा इनकी 3 बेटियां हैं और 5 बेटे हैं। ऑल डॉटर्स सफर फ्रॉम देयर फादर्स डिजीज बट नन ऑफ द सन्स आर अफेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू सजेस्ट फॉर दिस डिजीज। गौर से देखिएगा बेटा, जब आज के बाद आपको कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा या पेडिग्री होगी कि बाप बीमार है, बाप बीमार है, मां नॉर्मल है, मगर इसकी तमाम बेटियां, इन कपल से जो तमाम बेटियां हैं वो डिजीज्ड है और सन्स क्या है नॉर्मल, 100% बेटा इशारा देता है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। देखिए क्यों, क्योंकि बाप में बेटा अब यहां पे डिफेक्टिव जीन है ना, मां में बेटा दोनों जीन्स क्या है नॉर्मल। हर किसी बेटी को बाप का जीन मिलेगा ना, बाप का एक्स क्रोमोसोम मिलेगा ना। सो दैट मींस जो कोई भी बेटी यहां पैदा होगी इनसे वो होगी ना बेटा XD-XN। बाप से क्या आएगा डिफेक्टिव जीन, मां से क्या आएगा नॉर्मल जीन। तो हर कोई बच्चा, हर कोई डॉटर यहां पे बेटा डिजीज होगी, क्योंकि डोमिनेंट डिजीज मैंने अभी आपको कहा आर एक्सप्रेस्ड इवन इन प्रेजेंस ऑफ 1 डिफेक्टिव जीन। सो आंसर इज बेटा 2, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। नेक्स्ट, which of the following statement incorrect with respect to sickle cell anemia। तो चले बेटा अब सिकल सेल एनीमिया की ओर रुजू कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बेटा हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब मैं बेटा डायरेक्टली सिकल सेल एनीमिया पे आ रहा हूं। इससे पहले कि बेटा मैं सिकल सेल एनीमिया पे आऊं तो एक चीज बेटा आपको यहां पे नजर रखनी पड़ेगी। देखिए 2 जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम देखते हैं इंसानों में, जो ना आपके सिलेबस में बेटा, जहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है,
और ये भी बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है इस पे बेटा आप अच्छी तरह से नजर रखिएगा, क्योंकि किसी किसी जगह बेटा मुझे बोर्ड पे क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ता है ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ आए। देखिए बेटा, जब हम हीमोग्लोबिन का नजर देखेंगे, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है। तो इसमें कुल मिला के अगर हम देखेंगे, कभी कभी बेटा स्लिप ऑफ टंग होता है, उसके लिए माफी। तो चले बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, उसमें बेटा 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होते हैं। और आपको पता है कि जो ये हीमोग्लोबिन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब बेटा यहां पे तो मुझे ट्रांसपोर्ट का नहीं पढ़ना है, वो हम इंशाल्लाह बेटा आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाएंगे। पर यहां पर बेटा हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है जिसकी दावेदारी बेटा नीट में इस साल हो सकती है कि जो ये हीमोग्लोबिन है ये एक ऐसा प्रोटीन है जो बेटा ब्लड में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा। मगर आपको पता है कि जहां पर भी आप पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन देखोगे इसको कोई जीन तो बनाता होगा ना बेटा। हाँ, इसीलिए बेटा हीमोग्लोबिन जब बनता है वो बेटा जीन से बनता है। और इसके जो जीन्स होते हैं बेटा वो 2 क्रोमोसोम्स पे लोकेट होते हैं। इस पे बेटा आप नजर रखिएगा, एक तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे। इस साल बेटा मुझे लगता है कि मेरा गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चन नीट में आएगा। एक तो होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे और दूसरा ग्रुप ऑफ जीन जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो अब यहां पे क्रोमोसोम नंबर 11 के जीन्स है, यहां पे क्रोमोसोम 11 पे किसके लिए जीन होता है, अल्फा के लिए कि बीटा के लिए? ना बेटा, बीटा के लिए। यहां पे बेटा 2 कॉपीज होती है, एक मां से आया होता है और दूसरा बाप से आया होता है। एंड दीज जीन्स आर कॉल्ड एज HBB जीन्स। और यही तो वो जीन है बेटा जो मिलजुल के बेटा आपके हीमोग्लोबिन में क्या बनाता है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे अब कि जो आपका बेटा अब अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड का जो जीन लोकेट होता है वो बेटा क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। मगर यहां पर बेटा एक पेच निकल के आता है। इसके लिए कुल मिला के 2 कॉपीज ऑफ जीन्स होते हैं विच आर क्लोजली लिंक्ड जीन्स, HBA1 एंड HBA2। और यहां से भी होता है HBA2। आप जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, जो अब बेटा आपका यहां पे क्रोमोसोम नंबर 16 होता है उसमें बेटा 4 कॉपीज होती है या 2 बेटा कॉपीज ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन्स होते हैं जो बेटा मिलजुल के क्या बनाते हैं, अल्फा चेन। सो अल्फा चेन को बनाने के लिए बेटा ये जीन्स लगते हैं जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, और बीटा पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए ये जीन्स लगते हैं which are located on the chromosome number 11। इशू याद। अब गौर से यहां पर देखिएगा, जो ये बेटा HHB जीन है, अच्छा ना, जी कॉपी है। और अगर हम बेटा देखेंगे HBA, इसके बेटा 4 कॉपीज है, HBA1 HBA1 HBA2 HBA2 HBA1 HBA1 बेटा पेरेंट से आए, अलग अलग पेरेंट से। इस तरह HBA2 HBA2 अलग अलग पेरेंट से आए। मगर बेटा यहां पे कितने लिंक्ड जीन्स है, 2। यहां पे खाली कितना जीन है, 1। अब जरा बेटा गौर से, मगर कॉपीज कितनी है, 2। यहां पे कितने लिंक्ड जीन्स है, 2। मगर कॉपीज कितनी है, 4। अच्छा ना। अब जरा बेटा यहां पे नजर रखिएगा, अब जब हम देखते हैं कि जिस इंसान को सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें बीटा चेन डिफेक्टिव होती है। क्या होती है बेटा, बीटा चेन। उसमें बेटा बीटा चेन डिफेक्टिव होती है, याद। और बीटा चेन डिफेक्टिव क्या होती है कि इसमें कुल मिला के 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं बीटा चेन में। और यहां पे जो छठा अमाइनो एसिड होता है इस बीटा चेन में, नॉर्मली वो बेटा ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, मगर यहां पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय बेटा वेलिन होता है। इसी तरह यहां पर भी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बजाय जो बेटा अमाइनो एसिड होता है वो वेलिन होता है। और इसी की वजह से बेटा इंसान बर्बाद हो जाता है और उसको एक डिजीज हो जाती है, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। बहुत गंदी बीमारी है बेटा। और महज बेटा कोई मसला नहीं यहां होता है, कोई बेटा मेजर शफलिंग यहां नहीं होती है। यहां पे बेटा नंबर ऑफ जो अमाइनो एसिड्स है बीटा चेन में बराबर उतने ही होते हैं जितने नॉर्मल में होते हैं, मगर खाली एक चीज होता है कि सब्स्टिट्यूशन होती है, ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वैली। तभी पे आता हूं पॉइंट म्यूटेशन, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है।
बेटा ये क्लियर हुआ पहले जीन्स कहां पे कहां लोकेट है। उसके बाद बेटा अब मैं वापस आ रहा हूं बेटा अपने अभी क्वेश्चन पे, मगर उससे पहले बेटा हम यहां पर एक चीज आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए बेटा अब ये यहां पे आपका बीटा जीन है, नजर बेटा बराबर रखिएगा, और यही वो बीटा जीन है जिससे बेटा अब एमआरएनए बनेगा, और वही एमआरएनए फिर आगे जाके बनाएगा शाबाश बेटा क्या, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम्स। मगर बेटा जरा गौर से यहां पर देखिएगा, अगर बेटा डायग्राम आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रही है घबराओ नहीं, मैं बेटा आपको क्लू दूंगा। यहां पे एडेनिन, चले बेटा इसको मैं एक और कलर से लाऊंगा ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। ये यहां पे एडेनिन और ये यहां पे थाइमिन नॉर्मली होता है बेटा। सो दिस इज द 3-5' और आपको पता है बेटा जो 3-5' होता है ये एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है, इसी से बेटा क्या बनता है, एमआरएनए। अब जब यहां पर एमआरएनए बना, जो बेटा आपका पहला कोडान है एमआरएनए पे, दूसरा कोडान, तीसरा कोडान, चौथा कोडान, पांचवा कोडान, और ये यहां पे छठा कोडान है। छठा कोडान जो होता है बेटा वो GAG होता है, और जब ये छठा कोडान GAG होता है ये बेटा छठा अमाइनो एसिड बीटा चेन पे लाता है ग्लूटामिक एसिड। सो ये नॉर्मल है। सो जो लोग नॉर्मल बेटा होते हैं, जिनमें सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, उनमें बेटा शाबाश जो बीटा जीन होता है उसमें 80 होता है। सो फिर बेटा जब उनका एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में जो छठा कोडान बनता है वो बनता है GAG, फिर GAG कोड करता है एक अमाइनो एसिड के लिए, दैट्स कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड। मगर बदकिस्मती से जिनमें सिकल सेल एनीमिया होता है, देखिए बेटा वो कैसे बर्बाद हो जाते हैं, मुसीबत में कैसे वो आते हैं। उनमें यहां पर 80 थे ना, यहां पे बेटा बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों बेटा होता हम 80 वहां क्या TA, और इस TA के आने की वजह से अब यहां पर जो कोडान बनता है छठा कोडान वो बनता है बेटा GUG। होना क्या चाहिए था बेटा GAG, बनता क्या है GUG, और यही GUG अब बेटा एक अमाइनो एसिड बनाता है, एंड दैट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज वैलिन। यही वजह है कि बेटा जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें जो छठा अमाइनो एसिड होता है बीटा चेन में वो ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन होता है। सो 3 सब्स्टिट्यूशंस पे यहां पे नजर रखिएगा। पहले डीएनए के बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन में 80 टू TA, फिर 6th कोडान बेटा GAG टू GUG, और फिर बेटा 6th अमाइनो एसिड इन बीटा चेन दैट इज बेटा फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। यही तो बेटा क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना आएगा कि नहीं। तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे देखेंगे। इट्स एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर caused ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन व्हिच रिजल्ट्स इन द बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम TA टू AT इन बीटा जीन। गलत, फ्रॉम AT टू TA, मगर मैंने क्या लिखा है बेटा TA टू AT, तो गलत। Due to substitution, 6th codon or mRNA formed from beta gene becomes GUG instead of GAG ना। यहां पे बेटा GAG जो है वो क्या बनाता है बेटा GUG, सो गैग कन्वर्ट होता है इनटू गुग। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, सो ये स्टेटमेंट भी गलत। ड्यू टू सबस्टिट्यूशन ऑफ 6th अमाइनो एसिड और द बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन molecule glutamic acid is due to substitution is glutamic acid instead of valine ना, ऐसा सचा valine instead of glutamic acid, ये स्टेटमेंट भी गलत। उसके बाद heterozygous individuals are resistant to malaria, yes बेटा जो heterozygotes होते हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए, एक जीन डिफेक्टिव और दूसरा नॉर्मल, उनमें मलेरिया नहीं होता। क्यों, लंबी कहानी। उसके बाद बेटा म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन। जो ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम, ऐसा हीमोग्लोबिन जो है ये बेटा एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज करता है, नीडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनाता है, आरबीसीज बाइकॉन्केव से स्पिंडल शेप्ड बनते हैं और बेटा ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से बेटा मेजर ब्लड ऑर्गन या बेटा वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और इससे वासो क्राइसिस होते हैं, इससे बेटा मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटा काजिंग चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसीज फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू एलोंगेटेड स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स। 100% स्टेटमेंट ठीक। तो चले बेटा अगर आप गौर से देखेंगे, हमें यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा उसके बाद 2 भी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक मिनट, हाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 भी है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट 3 भी है, तो आंसर आएगा 1।
तो यहां पे बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक तो पहली है, दूसरी और तीसरी है, चौथी और पांचवी स्टेटमेंट्स बेटा करेक्ट है। तो आंसर इज 1। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ेंगे। चलिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो चलिए बोलिए कि कितने स्टेटमेंट्स यहां पे इनकरेक्ट है। पहला, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। 100% करेक्ट। उसके बाद, इन फिनाइल कीटोन्यूरिया फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, एज अ रिजल्ट लेवल्स ऑफ फिनाइल एलेनिन इंक्रीजेस इन ब्लड। यस, क्योंकि आपको पता है बेटा, जब यहां पर किसी में बेटा ये म्यूटेशन हुई होती है, फिनाइल एलेनिन बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जिस जीन से बनता है, अगर उसकी म्यूटेशन होगी, क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है, तो उसकी वजह से बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है। तो जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन की लेवल्स ब्लड में इंक्रीज होती है। फिर कुछ फिनाइल एलेनिन बेटा फिनाइल पायरुविक एसिड में तब्दील होता है, ब्रेन में जाता है और इस बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन करता है। और जब टायरोसिन कम बनता है तो मेलानिन भी कम बनता है, तो इसके बाल बेटा ग्रेइश हो जाते हैं। इसलिए बेटा पीलियोट्रोपिज्म की बेस्ट एग्जांपल है जो बॉटनी में भी लिखा गया है। एक्यूमुलेटेड फिनाइल एलेनिन gets converted into phenyl pyruvic acid which causes mental retardation। 100% correct। phenyl ketonuria is an example of pleiotropism। 100% correct। यहां पे सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर इज नन। यहां पे कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मैं बेटा थैलेसीमिया की ओर आ रहा हूं। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको कहा कि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जीन्स जो है कहां कहां पे लोकेट है। आप बेटा अगर थैलेसीमिया को हम देखेंगे, ये पॉइंट म्यूटेशन से नहीं होता है, इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इसमें डिलीशंस हो जाती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बेटा अल्फा HHBA1 HHBA2 जीन्स म्यूटेट होंगे तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन्स डिफेक्टिव बनेंगे, तो उसकी वजह से बेटा जबरदस्त एनीमिया होगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अल्फा थैलेसीमिया। और अगर बेटा HHB जीन जो है दैट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, अगर उसकी म्यूटेशन होगी तो उसकी वजह से जो थैलेसीमिया बनेगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज बीटा थैलेसीमिया। यही तो देखना है। थैलेसीमिया इज द ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज ऑफ हीमोग्लोबिन, वेरी गुड, कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा चेन दैट मेक अप द हीमोग्लोबिन एंड कॉजेज एनीमिया। 100% करेक्ट। उसके बाद बेटा देयर आर टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स HBA1 HBA2 लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। ये बेटा गलत है, दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। तो ये बेटा शाबाश, यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है। एंड सिंगल HHB जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, यहां पे बेटा 11 के बजाय 16 होना चाहिए था, यहां पे 16 के बजाय 11 होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत। In alpha thalassemia, production of alpha globulin chain is affected, while as in beta thalassemia, production of beta chain is affected। 100% correct। उसके बाद severity of alpha thalassemia depends upon the mutation or deletion of one or more of the 4 genes। correct। याद रखिएगा बेटा, alpha thalassemia इसमें बेटा कुल मिला के अभी मैंने आपको कहा कि यहां पे कितने जीन्स बेटा गवर्न करते हैं। कुल मिला के बेटा 4 जीन्स यहां पे होते हैं। वन इज कॉल्ड एज HBA1, ये एक पेरेंट से आया होता है, दूसरे पेरेंट से HBA1, नजर बराबर रखिएगा बेटा, HBA1। उसके बाद बेटा यहां पे HBA2 HBA2। क्लियर बेटा। अब अगर देखेंगे हम, ये एक कॉपी म्यूटेटेड हुई, 3 क्या है बेटा नॉर्मल। थैलेसीमिया ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होगा बेटा, साइलेंट कैरियर रहेगा। अब अगर बेटा 2 जीन्स म्यूटेट हुए तब बेटा थैलेसीमिया जो है इसको माइनर फॉर्म में अपने आप को दिखाएगा, तो माइनर अल्फा थैलेसीमिया। अगर बेटा 3 कॉपीज डिफेक्टिव होंगे, एक नॉर्मल होगी, तो एट दैट टाइम मेजर थैलेसीमिया, जबरदस्त सीवियर एनीमिया होगा। और अगर चारों के चारों कॉपीज म्यूटेड हो गया, बदकिस्मती से ऐसे बच्चे बेटा पैदा भी नहीं होते हैं, यूट्रस में ही मर जाते हैं, और उस कंडीशन को हम हाइड्रोप्स फिटालिस कहते हैं। तो इसीलिए बेटा याद रखिएगा कि जितना बेटा नंबर ऑफ कॉपीज डिफेक्टिव होते जाएंगे, अल्फा थैलेसीमिया उतना बुरा चेहरा दिखाता जाएगा। उसके बाद बेटा लास्ट, थैलेसीमिया नीट बाय इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। यस बेटा, अगर आप देखेंगे यहां पे जो अल्फा या बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में डिफेक्ट हो जाता है, वहां पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स घट जाते हैं।
मगर बेटा जब हम सिकल सेल एनीमिया देखते हैं, ये क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटी, क्योंकि वहां पर बेटा नंबर ऑफ जो अमाइनो एसिड्स होते हैं अल्फा या बेटा बीटा चेन में, वो बेटा बराबर वही रहते हैं। खाली एक चीज होता है, ग्लूटामिक एसिड के बजाय क्या आता है, वैलिन। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक। तो इसमें बेटा आंसर आएगा 2। सो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे। If both the parents are carriers for thalassemia, which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy resulting in an affected child? बोलिए जी, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी क्या रहेंगे अफेक्टेड चाइल्ड। आप बेटा जरा गौर से देखिएगा कि क्या चांसेस रहेंगे बेटा, जो बच्चा अब पल रहा है मां के यूट्रस में, उसको बेटा क्या होगा, थैलेसीमिया। दोनों पेरेंट्स क्या बेटा, कैरियर। अभी मैंने बोला ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, दैट मींस एक पेरेंट होगा ना कैपिटल ए स्मॉल ए, रिसेसिव फॉर्म है डिजीज है, या सॉरी रिसेसिव पेरेंट्स है, कैरियर्स है, तो कैरियर यही है। और दूसरा पेरेंट जो भी होगा वो भी कैरियर है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्योंकि मैंने कहा था बेटा जब हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में आते हैं वहां पे कैरियर्स मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, और उनका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए होता है। तो चले बेटा इनका क्रॉस अगर हम करेंगे, यहां आएगा ना बेटा कैपिटल ए, या तो इनके बच्चों में बेटा दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में आएंगे, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर बेटा यहां से कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर यहां से स्मॉल ए। जरा गौर से बेटा देखिएगा, मैंने आपको अभी कहा कि ऑटोसोमल रिसेसिव में कैपिटल ए क्या होगा, नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होंगे, कैरियर, और कैरियर भी बेटा नॉर्मल की ही तरह बिहेव करते हैं, और ये स्मॉल ए क्या होगा, डिजीज। जरा गौर से बेटा यहां पर देखिएगा 25% जो है वो नॉर्मल होंगे, 50% जो है वो कैरियर्स होंगे, और 25% जो है वो डिजीज होंगे। तो आंसर इज बेटा 25%। तो चांसेस ये है कि जो बच्चा बेटा इन कैरियर के, या जो ये कैरियर पेरेंट्स है, अब उसकी बीवी के बेटा यूट्रस में ये बच्चा पल रहा है, 25% चांसेस है कि वो थैलेसीमिया लेकर पैदा होगा। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following condition of aneuploidy is mismatched? तो देखिए बेटा एनियोपोलाइडी क्या होता है। एनियोपोलाइडी मींस जहां पे बेटा क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन हो जाएगी और क्रोमोसोम नंबर बेटा या तो एक अलावा होगा या दो, फिर एक कम या तो दो कम। तो चले बेटा 2-1 इज मोनोसोमी, बराबर ठीक, एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, 46 के बजाय 45 है। 2n-2 नलिसोमी है, यहां पे होमोलॉगस पेयर ही उड़ गया होता है, गायब हुआ होता है। 2n-+1 ट्राइसोमी, कोई ना कोई क्रोमोसोम अब 3 कॉपीज बनाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है, ये भी ठीक। 2n-1 टेट्रासोमी, ये गलत है बेटा, क्योंकि टेट्रासोमिक कंडीशन में बेटा ऐसा नहीं होता है। टेट्रासोमिक कंडीशन में होता है बेटा 2n+2, यहां पे है ना बेटा 2n-1 दो क्रोमोसोम्स कम है, एट दैट टाइम बेटा वी कॉल इट एज डबल मोनोसोमी। मगर यहां पे क्या लिखा गया बेटा, टेट्रासोमी। तो देयरफॉर बेटा दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, मिसमैच है, तो चौथा आंसर। चलिए नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। Failure of segregation of chromatids during cell cycle results in the gain or loss of chromosomes is called as polyploidy. ना बेटा, it's called as aneuploidy. क्योंकि यहां पर बेटा लिखता है ना फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। जब क्रोमैटिड्स में बेटा सेग्रीगेशन फेलियर होगी, इट्स नॉट कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी, इट्स कॉल्ड एज एनियोप्लॉइडी। उसी की वजह से बेटा क्रोमोसोम नंबर जो है वो इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा यूनिट्स में। उसके बाद बेटा पहली स्टेटमेंट गलत, एंड इट इज मोस्ट ऑकर इन प्लांट्स, नहीं प्लांट्स में ज्यादा पॉलीपोलाइडी होती है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज एनियोपोलाइडी। ना, यहां मैंने उल्टा किया है बेटा, ये होना चाहिए था एनियोपोलाइडी, ये होना चाहिए था पॉलीपोलाइडी। तो दोनों स्टेटमेंट्स बेटा गलत है, तो आंसर इज बेटा सेकेंड, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ हैप्लॉइड नंबर इज 10, अगर बेटा एक ऑर्गेनिज्म है उसका हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है बेटा 10, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मोनोसोमिक एंड टेट्रासोमिक कंडीशन। अब बेटा मोनोसोमी और टेट्रासोमी में इसके क्या कंडीशन होगी।
सो गोट डिप्लॉयड बनाओ, सो दैट मीन्स कि क्रोमोसोम नंबर कितना है 10, तो 10 बेटा जब डिप्लॉयड बनेगा तो ये कितना बनेगा 20। उसके बाद मोनोसोमी में 1 करेंगे माइनस, तो आंसर क्या आएगा 19। और बेटा टेट्रासोमी में आपको पता है 2 क्रोमोसोम्स अलावा होते हैं, तो आंसर आएगा 22। तो देखो बेटा 19 और 22 कहां पे आंसर है, ऑप्शन है, सो दैट इज योर 2। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहां पे बेटा आप कॉलम्स को मैच कीजिएगा, प्लीज बेटा नजर बराबर रखिएगा। यहां पे आपको कॉलम्स को बेटा मैच करना है। डाउन सिंड्रोम, देखिए बेटा डाउन सिंड्रोम है ना ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, सो वहां पर बेटा 47 क्रोमोसोम्स तो होते हैं, आपको बेटा ये पता है, वहां पे 47 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। यहां पर मैं थोड़ा बहुत बेटा इसको कैरेक्ट करूंगा, इसको कैरेक्ट करेंगे, ये 47 है, यहां पे इसको बेटा रीड कीजिएगा एज 47, इसको अभी ठीक करवाया जाएगा। तो चलिए बेटा अब देखिएगा यहां पे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बेटा 47, पर अब देखना यह है कि सर अगर 47 क्रोमोसोम्स है डाउन सिंड्रोम में तो कैसे बिहेव करेंगे। यहां पे बेटा होगा 47 विद, प्लीज बेटा नजर रखिएगा, 47 विद XX और XY। या तो डाउन सिंड्रोम बेटा अगर मेल में होगा तो एट दैट टाइम बेटा इसको हम सीधे लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हो वी कैन राइट इज 47 विद XY। अगर फीमेल में होगा, क्योंकि यहां ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम की है ना, 47 विद XX। इना गरीब बेटा ये कंफ्यूजन कि 47 प्लस 48 49 ना, इशू विद बना। अगर 47 क्रोमोसोम्स है तो क्या है, कैसे विद XY। इसी तरह बेटा 47 क्रोमोसोम विद XX, क्योंकि डाउन सिंड्रोम बेटा सेक्स क्रोमोसोम के साथ वाबस्तगी रखता नहीं है, वहां ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम की। उसके बाद बेटा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पे अगर हम आएंगे तो देखिए बेटा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 47 विद XXY। फिर से याद बेटा 47 क्रोमोसोम्स है मगर यहां पे सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है XXY। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम बेटा यहां पे 45 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, 45 विद X0। सुपर फीमेल है 47 क्रोमोसोम्स लेकर चलती है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होता है। तो चले बेटा कीजिए, डाउन सिंड्रोम का आएगा 4। तो देखिए बेटा यहां पे सीधे हम इसको पकड़ लेंगे क्योंकि मेरे पास पहला ही बेटा दूसरा ही ऑप्शन है जहां पे A4 है, तो आंसर आएगा ये दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव फिगर शोइंग एन इंडिविजुअल इन्फ्लेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस सिंड्रोम। तो चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए विद रेस्पेक्ट टू दिस सिंड्रोम। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगहान डाउन इन 1866, इसको पहली बार बेटा लैंगहान डाउन ने 1866 में लाया, बराबर। इट्स एन ट्राइसोमिक क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, यस बेटा ये भी ठीक। अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विद लार्ज राउंड हेड, नो बेटा विद स्मॉल राउंड हेड, ये स्टेटमेंट गलत। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मंगोलियन सिंड्रोम, यस बेटा, क्योंकि यहां पर जो पेशेंट होता है थोड़ा बहुत बेटा मंगोल रेस के जैसा दिखता है, ये भी ठीक। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी बेटा ठीक है। अब हमें यहां देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी है, खाली एक, तो आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द मिसमैच बिटवीन द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। मिसमैच देखिएगा बेटा, सेक्स लिंक्ड ट्राइसोमी, यस यहां पे होता है ना बेटा 44 XXY। सेक्स लिंक्ड मोनोसोमिक जेनेटिक डिसऑर्डर, यस बेटा यहां पे होता है ना 44 X0, तो ये भी ठीक, ये भी ठीक। उसके बाद बेटा देयर इज एक्स्ट्रा X और Y क्रोमोसोम, बस बेटा यहां नजर रखिएगा, पेज यहीं पे लगा हुआ है। जब आपको कोई कहेगा कि क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में पेशेंट के पास क्या बेटा जेनेटिक मेकअप होता है 44 XXY, वह अच्छा सा X क्रोमोसोम अलाव कि Y क्रोमोसोम, क्या बोलोगे बेटा? और आप कहोगे सर हाँ या तो X अलावा है या Y है, बेटा आंसर बोलना X। पता है क्यों? क्योंकि बेटा जो क्लाइन फिल्टर वाला सिंड्रोम होता है ये जीनोटिपिकली या सॉरी फिनोटिपिकली मेल दिखता है, ये मेल होता है। तो मेल में बेटा कंडीशन है ना XY को, दैट मींस कि इसमें X क्रोमोसोम क्या है अलावा, सो देयर इज एन एक्स्ट्रा X और Y क्रोमोसोम, गलत बेटा। हाँ अगर यहां पे खाली लिखा होता देयर इज एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम फिर ठीक है, क्योंकि ना मेल बेटा ये मेल पन जीनोटाइप 44 XY, अमिस बेटा 44 XXY, दैट मींस अमिस X क्रोमोसोम अलाव।
वह माना सर वाई हिकनोसिस कैसे, क्योंकि मेल है ना बेटा। उसके बाद अगर यहां पर देखोगे एक्स और वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट बेटा, अचना सा 44 X0 वहां माना एब्सेंट क्रोमोसोम क्या इच्छा एक्स किन वाई एक्स, क्यों, क्योंकि बेटा ये फीमेल होती है। टर्नर सिंड्रोम वाला जो पेशेंट होता है फीमेल होती है, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम ही होता है ना एक, सूचनाइत एब्सेंट, तो आंसर क्या आएगा बेटा एक्स, मगर मैंने क्या लिखा एक्स वाई क्रोमोसोम, यही बेटा यहां मिसमैच हो रहा है। उसके बाद बेटा अफेक्टेड मेल्स आर स्टराइल, ये आपको याद रखना है कि जिसको भी बेटा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है वो बेटा शाबाश मेल होता है मगर स्टराइल होता है, और उसमें ओवरऑल बेटा मस्कुलाइन डेवलपमेंट होती है विद फेमिनाइन कैरेक्टर्स, नीट में आया है। उसके बाद अफेक्टेड फीमेल्स आर स्टराइल बट देयर ओवरीज आर रुडिमेंटरी विद लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये भी ठीक। उसके बाद वन बॉर बॉडी प्रेजेंट, देखिए बेटा बॉर बॉडी क्या होती है, जो बेटा नजर रखिएगा, जो बेटा मेल होता है, मेल में कंडीशन है ना 44XY, फीमेल में कंडीशन है बेटा 44XX, है कि नहीं। तो फीमेल्स में बेटा एक एक्स क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमेटाइज चला गया होता, क्यों बेटा लंबी कहानी है, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। और ये स्टेन क्या लेता है ज्यादा, और इसी को बेटा पहली बार मुर्रे बार ने देखा और इसी की वजह से बेटा इसका नाम पड़ा बार बॉडी। सो बार बॉडी कुछ नहीं है, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। So out of 2 X chromosome, one of the X chromosome is inactivated. आप बेटा जरा गौर से देखिएगा, यहां पे है ना इसमें कंडीशन 44XXY, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, सो ये बार बॉडी की तरह बिहेव करेगा ना। सो आज के बाद याद रखना, पेशेंट फिनोटिपिकली मेल, एक पेशेंट है फिनोटिपिकली क्या है मेल बट विद बार बॉडी, मेल में बेटा नॉर्मली बार बॉडी होती नहीं। कहते आज बेटा मेल चुना 44XY, बार बॉडी तभी बनती है बेटा जब एक्स क्रोमोसोम एक से क्या होगा ज्यादा। सपोज बेटा फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम, एक बार बॉडी बनेगी। कब सपोज बेटा फीमेल में सुपर फीमेल कंडीशन है, 3 एक्स क्रोमोसोम्स है, तो 2 बेटा बार बॉडी बनेगी, एक नॉर्मल होगा। तो हमेशा बार बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, नंबर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ बेटा एक्स क्रोमोसोम -1 करना पड़ेगा, और जब आप नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 करोगे दैट विल बी योर बार बॉडीज। तो देखिए बेटा अब यहां पर मेल में एक्स क्रोमोसोम अलावा है ना, तो ये बार बॉडी दिखाएगा। पर जब हम फीमेल की ओर आते हैं, अचानक कंडीशन आसान 44X0, और जब यहां पे टर्नर सिंड्रोम वाले फीमेल में कंडीशन है ना 44X0, तो फीमेल इज फिनोटिपिकली फीमेल, पेशेंट इज फिनोटिपिकली फीमेल विदाउट बार बॉडी, इज सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। तो चले बेटा आगे की ओर दौड़ेंगे। तो चले बेटा थोड़ा बहुत हम यहां पे ब्रेक लेंगे। जेनेटिक्स आपका कंप्लीट हुआ, इसकी रीजनिंग असर्शंस हम अभी ले रहे हैं, तो बेटा थोड़ा बहुत हम ब्रेक लेंगे। तो ब्रेक के बाद बेटा हम एवोल्यूशन के साथ आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।